हेलो गाइस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर अपना एक्सरसाइज प्लान का। वर्कआउट चार्ट कैसे बनाते हैं अलग अलग इंटेंसिटी लेवल पे। तो हमारा इससे पहले दो चैप्टर था, उसमें पहला बिगिनिंग लेवल का और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, आज है हमारा एडवांस लेवल का। तो इसमें एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेवल होते हैं। ओके, तो उसमें से सबसे पहला बिगिनिंग लेवल जिसमें हम फुल बॉडी वर्कआउट कवर करते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड लेवल होता है इंटरमीडिएट, उस पर हम फुल बॉडी की बजाय अपर बॉडी और लोअर बॉडी में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि जब आप बिगिनिंग लेवल पे वर्कआउट करते हैं तो बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 24 घंटे से लेके 36 आवर्स मैक्सिमम 48 आवर्स में रिकवर हो जाता है। इसलिए एक वीक में 2 या 3 बार, मतलब 3 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं हर एक बॉडी पार्ट को। इसलिए हम ऐसा वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं, फुल बॉडी को एक ही सेशन में कवर करना, ताकि आगे आने वाले 6 दिन में आप 3 बार उसको रिपीट कर सकते हैं अल्टरनेट करके कार्डियो के साथ में। जब वो वाला आप 2-3 महीना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ता है तो रिकवरी पीरियड भी ज़्यादा चाहिए। इसके लिए फिर हम इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट प्लान करते हैं। तो उसमें क्या है, फुल बॉडी की बजाय अपर बॉडी और लोअर बॉडी में स्प्लिट कर देते हैं वर्कआउट को। तो थोड़ा और ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है रिकवरी के लिए। तो जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, जैसा कि हम पिछले इससे पहले वाले चैप्टर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि अपर बॉडी का वर्कआउट करके फिर नेक्स्ट टाइम लोअर बॉडी का एक्सरसाइज करेंगे, फिर थर्ड टाइम आप कार्डियो और एब्स करेंगे, तो 3 दिन का पीरियड हो जाएगा। फिर चौथे दिन वापस आप अपर बॉडी का वर्कआउट करेंगे। इसी प्रकार से एक वीक में 2 बार पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है। आज का हमारा जो वर्कआउट है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। मतलब जब आप 6 महीना 7 महीने से वर्कआउट करें या साल भर से वर्कआउट करें इंटरमीडिएट लेवल का, अब आपको और थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बिगिनिंग लेवल से लेके इंटरमीडिएट तक तो आपने इतना प्रैक्टिस किया कि अभी आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया है। मतलब आपका मसल का और ब्रेन का, न्यूरॉन्स का जो ट्यूनिंग है, प्रैक्टिस, वो बोलते हैं ना मेमोरी, जिसका एकदम से क्लियर हो गया। तो अभी आप बिना कुछ फोकस किए, बिना देखे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको हर बार हर चीज़ के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वो सब सीख गए हैं। अभी यहाँ पे एडवांस लेवल पे हमारा जो मेन टारगेट होता है वो इंटेंसिटी लेवल, कि कितना हाई इंटेंसिटी के साथ हम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो जब आप हाई इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करते हैं तो एक वीक में एक बॉडी पार्ट को करना रहता है। एक बॉडी पार्ट से मेरा मतलब है एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप। हम जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप पुशिंग कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, या फिर लोअर बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ मसल ग्रुप मिलके काम करते हैं। तो उस मसल ग्रुप को एक वीक में एक ही बार ट्रेनिंग हो उसका, इस तरह का शेड्यूल एडवांस लेवल पे हम बनाएंगे। वो चार्ट बनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और कितनी इंटेंसिटी के साथ में हम इस पे कर सकते हैं। ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये देखिए, यहाँ से आप देखिए डेज और एक्टिविटीज़, जैसा कि हमारा पिछले लेक्चर में भी हमने ऐसा ही स्प्लिट किया था। पूरा डेज आपका 7 डेज का वीक का एक प्रोग्राम रहेगा, लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा कौन कौन सा एक्टिविटी रहेगा। तो जो हमने बिगिनिंग वाला किया था उसमें आपका 6 दिन की एक्सरसाइज में 3 दिन का ट्रेनिंग था और 3 दिन का कार्डियो था अल्टरनेट। ओके, और अब जो सेकंड लेवल था इंटरमीडिएट, उसमें आपका एक दिन अपर बॉडी, दूसरे दिन लोअर बॉडी, फिर कार्डियो और एब्स, फिर उसको रिपीट करना। 6 दिन हो गए, एक दिन का रेस्ट। अब ये थर्ड वाला जो है एडवांस लेवल, इसमें क्या चेंजेज हैं ये हमको समझना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है, देखो पहला दिन जो है आपका वो लेग्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको लेग्स ही करना जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो या आज मंडे है तो हम लेग से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक पार्ट जो हम ले रहे हैं स्प्लिट वाला, जैसे पुलिंग वाला ले लिया आपने, पुशिंग वाला ले लिया, लोअर बॉडी ले लिया, कोर मसल ले लिया, कुछ भी ले लिया, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एग्जांपल लीजिए आप लेग्स का, क्योंकि अभी आप स्टार्ट करें तो पिछले पीरियड में आपको बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिला है, आपने कुछ किया ही नहीं, चालू नहीं किया, तो
जितनी भी टाइप की एक्सरसाइज है उसमें लेग्स वर्कआउट सबसे इंटेंस वर्कआउट होता है, सबसे हेवी वर्कआउट होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी चाहिए। तो समझो अब आप फ्रेश हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लेग्स का मान के चलते हैं कि चलो लेग्स से ही स्टार्ट करते हैं, ओके। और बहुत सारे लोग को एक फियर रहता है लेग्स का डर, तो लेग्स एक बार खत्म हो गया तो पूरा वीक में आपका फुल फोकस रहेगा, ओके। ये एक तरह से बर्डन टाइप का रहता है किसी के लिए, लेकिन मेरा फेवरेट है, या बहुत सारे लोग का फेवरेट है, क्योंकि लेग्स का वर्कआउट अगर आपने अच्छे से किया तो आपका फिटनेस लेवल बहुत जल्दी इंप्रूव होएगा। ये उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है लेग्स का, ओके। चलिए इससे स्टार्ट करें। तो पहला डे जो है आपका वो लेग्स का रहेगा, सेकंड डे कार्डियो रहेगा, ओके। और थर्ड डे पे आपका बैक एंड बाइसेप, फोर्थ डे पे आपका एब्स, ओके। और फिफ्थ डे पे आपका CST मतलब चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, छठे दिन आपका कार्डियो, सातवें दिन आपको रेस्ट करना है, ओके। अब इसमें रिपीटेशंस कितना रहेगा, 10 से लेके 15 का पकड़िए। कोई 8 भी करता है, कोई 12 भी करता है, लेकिन आप 10 से लेके 15 का एवरेज पकड़ के चलिए। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे स्टिक होना है, आप थोड़ा अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एवरेज है, ओके। तो ये अपना हो गया है। अभी हम चलिए ये देखते हैं कि जब आपका लेग्स का वर्कआउट रहेगा तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हमको ऐड करनी है, ओके। अभी यहाँ पे देखिए ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने मेंशन की है ये सारी एक्सरसाइज लेग्स वर्कआउट की है। अभी भी इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम आगे वाले पेज में उसको ऐड करेंगे। तो ये हम समझने के लिए कि इतनी सारी एक्सरसाइज है लेग्स की, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज है जो सबसे इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मोस्ट फंक्शनल है, जो कोर मसल को भी चैलेंज करता है, ऐसा कौन सा एक्सरसाइज है जो हमको अपने वर्कआउट चार्ट में ऐड करना है एडवांस लेवल पे। पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप का स्क्वाट होता है, ओके। स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्क्वाट्स जो है सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पावर मूवमेंट है, स्ट्रक्चरल अनसपोर्टेड एक्सरसाइज है जो आपके लेग्स के ऑलमोस्ट सारे मसल्स को टारगेट करता है, ओके। और अब इसमें स्क्वाट में कितने टाइप के स्क्वाट्स होते हैं उनमें से हमको कोई भी एक दो वेरिएशंस अच्छे वाले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें जितना आप एनर्जी डाल रहे हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलना चाहिए, ओके। तो शुरू करते हैं बैक स्क्वाट से। तो सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी है वो होना चाहिए बैक स्क्वाट, ओके। ये वाला ऐड करेंगे, सॉरी फॉर दिस। सबसे पहला जो होएगा आपका बैक स्क्वाट, ओके। फिर उसके बाद में फ्रंट स्क्वाट। अभी जितने भी टाइप के स्क्वाट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम मसल काम करते हैं, ओके। लेकिन किसका कितना माइनस प्लस है उसके हिसाब से हमको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से एक्सरसाइज जो इसमें स्क्वाट के अंदर जो लेस इफेक्टिव है, कौन से वाले मोस्ट इफेक्टिव है। तो सबसे पहला जो है बैक स्क्वाट लेना है हमको। बैक स्क्वाट और फ्रंट स्क्वाट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमने एक वीडियो बनाया था अलग से बैक स्क्वाट वर्सेस फ्रंट स्क्वाट, लेग्स के वर्कआउट की प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए एक बार, तो आपको अच्छे से इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बैक स्क्वाट पहला लेंगे एक्सरसाइज एडवांस लेवल के लेग्स वर्कआउट के शेड्यूल के लिए। उसका चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला एक्सरसाइज कौन सा होगा, बैक स्क्वाट, ओके। बैक स्क्वाट के बाद में ये फ्रंट स्क्वाट ले सकते हैं क्योंकि 2-3 बेनिफिट जो फ्रंट स्क्वाट के हैं वो बैक स्क्वाट में नहीं मिलते हैं, ओके। उसमें सबसे पहला तो ये है कि ये स्पोर्ट स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग, उसमें जितने भी ज़्यादातर मूवमेंट होता है, लिफ्टिंग होता है, वो फ्रंट स्क्वाट की मिमिक्री होती है। वेट आगे की तरफ रख के मूवमेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे बैक स्क्वाट में क्या होता है, बारबेल पीछे रखते हैं, ओके। तो इसीलिए इसका एक बेनिफिट तो ये है कि ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है। सेकंड ऑप्शन, इसमें अगर आपका बॉडी कम फ्लेक्सिबल रहेगा, स्टिफनेस है किसी का लोअर बैक में, हैमस्ट्रिंग में, तो भी इसमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, ज़्यादा बॉटम तक आप बैठ सकते हैं। क्योंकि जब आप बैक स्क्वाट करते हैं तो बॉडी आगे की तरफ टिल्टेड रहता है, तो ये पीछे वाला जो चेन है आपका स्ट्रेचिंग वाला, ये मसल जो कनेक्टिविटी जो ये ज़्यादा खिंचा रहता है, तो आप ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं अगर स्टिफनेस है तो। लेकिन जब फ्रंट स्क्वाट करते हैं तो ये बॉडी आगे आ जाता है, क्योंकि वेट आगे है तो आप पीछे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा पीछे से खुल जाता है, तो ये स्टिफनेस कम हो जाता है, तो आप नीचे ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो जो इंसान बैक स्क्वाट कर रहा है और उसका पूरा बॉटम में जाते टाइम थोड़ा सा हिल उठ रहा है, अगर हिल उठ रहा है मतलब उसका बॉडी थोड़ा स्टिफ है, तो वो फ्रंट स्क्वाट करेंगे तो उनका हिल नहीं उठेगा।
तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जब आप हील के नीचे कुछ पेड रखा या कुछ प्लेट रखा या कुछ भी ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे हील थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो उनको लगता है कि ये एक तरह का वेरिएशन है, कोई अलग मसल को टारगेट करेगा। अगर आप हिप के नीचे पैड रख के स्क्वाट करते हैं तो कुछ लोग इसलिए रखते हैं, उनको लगता है कि ये एक टाइप का वेरिएशन है स्क्वाट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसीलिए रखते हैं कि उनका बॉडी स्टिफ रहता है। तो जब आप हील के नीचे कुछ भी पैड रखते हैं तो थोड़ा सा नीचे से खुल जाता है चेन, तो आप और नीचे बॉटम में बैठ सकते हैं। तो उतना सा रेंज आप फ्रंट स्क्वाट और बैक स्क्वाट के डिफरेंस से खोल सकते हैं। स्टिफनेस है तो फ्रंट स्क्वाट में वो थोड़ा और ज़्यादा रेंज मिलेगा, इतना सा डिफरेंस है। थर्ड वन है कि इसमें ये सीखता है, ब्रेन ये सीखता है कि आगे की तरफ वेट को लेके कैसे होल्ड करते हैं। जब आप नॉर्मली स्टार्टिंग में जब आप करते हैं कोई भी एक्सरसाइज आगे वेट होल्ड करके, तो लोअर बैक में बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट ये है, बेस ऑफ सपोर्ट जो एरिया है जिस पे हम खड़े हैं उसके एकदम सेंटर में अपना बॉडी का बैलेंस करने वाला पॉइंट है। अब इस सेंटर के बाहर कोई भी वेट लेके हम होल्ड करते हैं, अगर साइड में लेंगे तो साइड दुखेगा, आगे लेंगे तो लोअर बैक दुखेगा, क्योंकि ये आगे की तरफ कोलैप्स होने वाला होता है, लेकिन लोअर बैक इसको पकड़ के रखता है, आगे गिरे नहीं टॉर्सो, इसलिए वो पेन होता है। लेकिन अगर ये फ्रंट स्क्वाट आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, लोअर बैक ज़्यादा स्ट्रांग होएगा, ये हैबिट हो जाएगा कि वो आगे वेट भी रहेगा तो कैसे होल्ड करके रखते हैं। तो ये उनके लिए जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू है, मतलब स्पेशली फॉर वुमेन कि उनको प्रेगनेंसी कन्विंस करना है, या आगे ये जो अपना क्या बोलते हैं लास्ट का जो ट्रीमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बहुत ज़्यादा वेट आगे की तरफ रहता है, तो बहुत सारी फीमेल को लोअर बैक का ये रहता है। तो प्रेगनेंसी कंसीविंग वगैरह उससे रिलेटेड ये एक प्लस पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। ओके, अब देखिए कि ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आप बैक स्क्वाट के साथ में फ्रंट स्क्वाट लेंगे तो ये बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, फिर इसके बाद में देखो सुमो स्क्वाट है, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा रेंज कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फ़र्क कुछ नहीं है, आप स्टांस वाइड करके फिर स्क्वाट करते हैं तो फुल रेंज नहीं बैठेंगे, और दूसरा जब आप स्टांस वाइड करते हैं तो हाइट कम हो जाता है, तो और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। ओके, तो ये सुमो स्क्वाट में मसल ब्रेकडाउन उतना नहीं होएगा जितना यहाँ पे होएगा। इसमें अननेसेसरी वेट आएगा, क्योंकि जब आप रेंज ऑफ मोशन कम करते हैं तो ज़्यादा वेट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट लेने से वो कनेक्टिव टिश्यू जितने भी जॉइंट है उस पर अननेसेसरी लोड आ रहा, मसल में उतना ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। उससे भी कम वेट में अगर आप फुल रेंज में बैठेंगे तो बैक स्क्वाट और फ्रंट स्क्वाट में कर सकते हैं, राइट। इसलिए सुमो स्क्वाट नहीं करना। फिर ओवरहेड स्क्वाट, ये कभी करना है, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप कर सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर आपका गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, आप किसी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, तब जाके आपको ये इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वेट वो जो स्पोर्ट्स होता है उसमें आपको ये मूवमेंट करना पड़ता है, जैसे क्लीन जर्क और स्नैचिंग वगैरह, तो उसमें ओवरहेड की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये भी एक तरह से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो गया। तो ये आप एक महीने में कभी कभार, मतलब आप 3-4 सेशन कर रहे हैं लेग्स का, तो उसमें एक सेशन में आप चाहें तो ओवरहेड स्क्वाट ले सकते हैं। ओके, पिस्टल स्क्वाट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप लंजेज या स्टेप अप को डोमिनेट कर रहे हैं तो ये पिस्टल स्क्वाट एक तरह से स्टेप अप का ही सेकंड फॉर्म है। स्टेप अप और पिस्टल स्क्वाट में सेम मसल काम करता है। ओके, कुछ लोग इसको पिस्टल स्क्वाट बोलते हैं, एक लेग पे बैठ रहे हैं, और जब हम स्टेप अप करते हैं बॉक्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाइट वाला बॉक्स के ऊपर, तभी भी सेम एक लेग होता है, इसलिए दोनों में से एक लेंगे। तो अगर हम लंजेज या स्टेप अप ले रहे हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये अपना तीसरा एक्सरसाइज रहेगा अगर आप लेना चाहेंगे तो। गॉबलेट स्क्वाट, ये फैंसी स्क्वाट है कि आप वेट को हाथ में यहाँ पे चिपका के फिर लेते हैं, फ्रंट स्क्वाट जैसा है, लेकिन वेट को ऐसे पकड़ते हैं। फ्रंट स्क्वाट में बारबेल को ऐसे पकड़ते हैं, राइट। तो आपने केटल बेल पकड़ा, डंबल पकड़ा यहाँ सामने, और फिर स्ट्रेट अप डाउन किया। इसमें क्या है, ज़्यादा हेवी वेट नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना रहेगा, 30 का डंबल, 40 का डंबल, इससे ज़्यादा हाथ में होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टिंग करने वाला जो मसल है, हैंड्स है, वो थक जाएगा लोअर बॉडी से पहले। आपका लेग्स का वर्कआउट करते हैं जब भी, तो लेग्स के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हेवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हाथ में इतना पावर नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती है, तो ज़्यादा देर तक हेवी वेट होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए गॉबलेट, ये जो फैंसी स्क्वाट है, इसको काट देंगे। ओके, सॉरी, ये वाला गॉबलेट। ओके, ये हो गया। अब है बॉक्स स्क्वाट।
बॉक्स स्क्वाट मतलब बॉक्स के ऊपर जाके स्क्वाट करना। तो आप ज़मीन पे करें कि बॉक्स पे करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉक्स के ऊपर ज़्यादा हैवी वेट लेके स्क्वाट नहीं कर सकते हैं, स्टेबल नहीं रहता है, ये नहीं करना है। ओके, कुछ लोग लाइट वेट के साथ में करते हैं बॉक्स के ऊपर या फिर बॉक्स के नीचे बॉक्स पे बैठ के, तो उसमें रेंज कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ये मीनिंगलेस है। फिर है जंप स्क्वाट। जंप स्क्वाट फंक्शनल ट्रेनिंग का एक पार्ट है, पर्टिकुलर लेग्स के वर्कआउट का पार्ट नहीं है, क्योंकि जंप स्क्वाट में ज़्यादा हेवी लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक तरह का फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप का एक्टिविटी है। तो उसको अगर आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्क्वाट की एक्सरसाइज में इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। पोज स्क्वाट, पोज स्क्वाट का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोज स्क्वाट करने से क्या होएगा आपका, इसमें देखो दो टाइप का ट्रेनिंग होता है, एक आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग और एक आइसोकाइनेटिक। ओके, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो एक ट्रेनिंग होता है जिसमें मसल पे लोड आएगा, लेकिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो होएगा, लेकिन वो कैसा आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन होएगा। मतलब देखिए दो तरह से, एक तरह से जैसे मैं हाथ को ये है मेरे हाथ में, समझो एक बुक लिख के या कोई भी वेट लेके मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, तो ये वेट होल्ड करते टाइम जो मसल इंगेज्ड हैं उन पे लोड आ रहा है, लेकिन वो होल्डिंग वाला लोड मसल ने होल्ड करके रखा, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जब आप आइसोमेट्रिक करते हैं एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग का मतलब मसल की लेंथनिंग में चेंजेस नहीं आता, मसल लंबा छोटा नहीं होता, मसल में शॉर्टनिंग और लेंथनिंग नहीं होता है, पर मसल एक जगह होल्ड करके रखता है। तो जब ऐसा वर्कआउट करते हैं जिसमें होल्ड करने वाला है, मसल पे लोड आएगा, लेकिन उतना ब्रेकडाउन नहीं होएगा जितना मसल की लेंथनिंग कम ज़्यादा हो रही है, मूवमेंट हो रहा। ये आपका इसेंट्रिक फेज, कॉन्सेंट्रिक फेज, ये दोनों मूवमेंट स्लाइडिंग वाले फेज में जितना ब्रेकडाउन होता है उतना ये होल्ड करने वाले में नहीं होता है। इसलिए जब आप ये पोज वाला करते हैं और होल्डिंग वाला कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये पोज भी आपको कैंसिल करना। स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट करते हैं, बहुत सारे लोग का फेवरेट होता है, लेकिन ये एकदम बकवास है। ओके, क्योंकि स्मिथ मशीन में क्या हो रहा, जब भी आप कर रहे हैं, एक तो उसका पाथवे फिक्स रहता है, और कभी भी देखिए आप खड़े होने से लेकर जब बैठते हैं तो पूरी रेंज में आपका पाथवे हिस्सा थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। स्मिथ मशीन में जब हम लोग, स्मिथ मशीन मालूम है ना, दोनों तरफ ऐसा पोल के सहारे सपोर्टेड में वो वेट जो है ना अप डाउन होता है, बारबेल रहेगा लेकिन उसमें पोल में फिक्स रहेगा, वो नीचे बैठेंगे ऊपर आएंगे तो क्या होगा, मशीन बैलेंस कर रहा है, पूरे वेट को पकड़ के मशीन बैलेंस कर रहा है, वो फ्री नहीं है। लेकिन जब आप नॉर्मल फ्री स्क्वाट करते तो कैसा है, पूरा कोर मसल को चैलेंज मिलता है, बॉडी इधर उधर कोलैप्स ना हो आगे पीछे साइड में, इसलिए सारे कोर के जितने भी मसल्स है वो इंगेज रहते हैं, इनडायरेक्टली उनको भी ट्रेनिंग मिलता है, तो कोर स्ट्रांग होता है। स्मिथ मशीन में मशीन फिक्स रहता है, वो जो पाथवे रहता है उसमें बैलेंस करने का काम मशीन का रहता है, हमको सिर्फ धक्का मारना रहता है। और दूसरा कैसा है, वो ऑकवर्ड पोजीशन है। आपने देखा आप दीवार को सपोर्ट करके बैठने की कोशिश करिए तो आधे तक नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद में एकदम आप आगे की तरफ धक्का मारेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि पाथवे न्यूट्रल होता है जब भी आप बैठते हैं, और मशीन में कैसा फिक्स लाइन है, तो फिक्स लाइन की वजह से कभी आधे तक आपकी बॉडी पे लेग्स के ऊपर जो वेट आ रहा है वो पहले आपका फुट पे रहेगा, फिर आपको 4 फुट पे धक्का मारेगा आगे की तरफ। ओके, तो एक तरह से ऑकवर्ड एक्सरसाइज है, तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये तो हो गया अपना स्क्वाट का, जो ग्रीन में मैंने 10 एक्सरसाइज लिखा है, दो ये जो स्क्वाट का है। अब इसमें से कौन कौन से स्क्वाट लेने हैं, वो 2-3 मैंने मार्किंग किया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा लेना है। तो जैसे बैक स्क्वाट हो गया, ओके, फ्रंट स्क्वाट हो गया, फिर इसमें ये एक हो गया अपना पिस्टल स्क्वाट। ओके, और हाँ ये 3 बहुत है। अब चौथा आप चाहें तो और हेड ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, ये 3 स्क्वाट बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी ये स्क्वाट के अंदर से हमने 3 एक्सरसाइज पिक की है। ओके, स्क्वाट के अंदर, स्क्वाट के अंदर से हमने 3 एक्सरसाइज पिक की है। तो ये अपने को ध्यान रखने की, पहला अपना बैक स्क्वाट हो गया, फिर फ्रंट स्क्वाट हो गया, ओके, और थर्ड वाला हो गया है पिस्टल स्क्वाट। ओके, ये भी काट दीजिए। ऐसे करके हमको सेलेक्ट करना है। अब आते हैं सेकंड वाला लंजेज के ऊपर। स्क्वाट के बाद में सेकंड एक्सरसाइज है लंजेज, और ये वाला जो ब्लैक में दे रखा है ये स्टेप अप है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, लंजेज जो है स्टेप अप का एडवांस वर्जन है। ओके, ये ऐसा प्रोग्रेस करके इधर जाएगा। तो ये जो लंजेज, जितना भी टाइप का लंजेज है,
अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो लंजेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंजेज और स्टेप अप में और इनमें क्या फ़र्क है कि जब भी आप स्क्वाट करते हैं किसी भी टाइप का तो आपका हैमस्ट्रिंग काम करेगा, क्वाड्रिसेप आगे वाला थाई काम करेगा, पीछे वाला थाई काम करेगा, ग्लूट्स काम करेगा। लेकिन ग्लूट्स के अंदर जो ग्लूटियल मसल ग्रुप है उसमें 3 मसल है मेन, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। जो मैक्सिमस है उसका काम है हिप का एक्सटेंशन करना, हिप को एक्सटेंड करने का काम है, तो वो काम करता है। लेकिन उसके नीचे जो 2 डीप मसल हैं मीडियस और मिनिमस, उनका जो मेन फंक्शन है वो हिप को स्टेबिलिटी देना है। जब भी आप ऐसे खड़े हैं अचानक से एक पैर को हटाएंगे, ठीक है, तो इधर बॉडी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन ना हो इसके लिए इसका ऑपोजिट वाला मसल जो है उसको पकड़ के रखता है। तो ये स्टेबिलिटी वाला काम है। ओके, अभी देखिए ये हो गया अपना स्क्वाट का, ठीक है। तो अभी ये स्टैटिक लंजेज, प्लायोमेट्रिक, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये लंजेज कौन कौन से टाइप के हैं, फिर हम देखेंगे इसमें से कौन सा यूजफुल है कि नहीं है। ओके, तो स्टैटिक लंजेज क्या होता है, ऐसे खड़े हैं, एक पैर आगे एक पीछे और इसी जगह पे अप डाउन, ये स्टैटिक लंजेज हो गया। ओके, तो ये इफेक्टिव नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वाट में और इसमें कुछ फर्क नहीं है। लंजेज या स्टेप अप में जब तक आपका एक पैर हवा में नहीं रहेगा तब तक वो मसल एक्टिवेट नहीं होगा। जो मीडियस और मिनिमस है, जो स्टेबलाइज करता है हिप को, वो तभी एक्टिवेट होएगा जब आपका एक पैर उठेगा फ्लोर से, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो फुल रिपीटेशन के टाइम। ओके, तो जब भी आप स्टैटिक लंजेज कर रहे हैं तो स्टैटिक लंजेज और ये स्क्वाट जो है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं। स्क्वाट में आपने वाइड ऐसा करके अप डाउन किया और लंजेज में एक पैर आगे एक पीछे करके अप डाउन किया, मतलब दोनों पैर पे अगर लोड आ रहा है और आप बेड के ऊपर आ रहे हैं तो उसमें वो एक्टिवेट नहीं होगा जो डीप मसल है, इसलिए आपको स्टैटिक लंजेज नहीं करना है। ओके, फिर इसके बाद देखिए प्लायोमेट्रिक लंजेज, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। प्लायोमेट्रिक में क्या होता है, एक पैर आप आगे रखेंगे फिर पीछे, फिर आगे जाके बैठेंगे फिर पीछे। तो इसमें क्या हो रहा, आगे जाने का ड्यूरेशन में और वापस आने की ड्यूरेशन में आपका एक पैर हवा में है, तब जाके वो मसल एक्टिवेट हो रहा है। तो ये प्लायोमेट्रिक लंजेज जो है ये बेटर है। इसमें भी आपको ना अल्टरनेट नहीं करना है कि ये किया फिर दूसरा लेग किया, एक पहला लेग किया, राइट लेफ्ट राइट, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दोनों लेग्स को जब आप साथ में करते हैं तो क्या हो रहा है, समझो 10 सेकंड आपका एक लेग इस साइड का 10 सेकंड लिया, दूसरी साइड का लेफ्ट का 10 सेकंड और इसका, तो आपने 20 सेकंड परफॉर्म किया कंटिन्यू। तो इसमें क्या होता ना, दोनों लेग्स का मसल्स तो फ्रेश हैं, वो परफॉर्म करेगा अच्छे से, लेकिन हार्ट इतना थक जाता है कि 20 सेकंड परफॉर्म कराना और 10 सेकंड परफॉर्म कराना इंटेंसिटी के साथ, इसमें थोड़ा फ़र्क है, इसमें डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, एक साइड का लेग्स का कोई भी जो आपका वीक लेग है उससे स्टार्ट करिए। हमेशा वीक वाला जो पार्ट रहेगा, चाहे वो अपर बॉडी में आपका लिम्ब वीक रहे, जो लेफ्ट रहे या राइट रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो वीक लिम्ब रहेगा उससे हमेशा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो आपका प्लायोमेट्रिक लंजेज में वीक रहेगा उससे स्टार्ट करिए, 10 रिपीटेशन उसका कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो उससे क्या होएगा, ये मसल थक गया, अब ये हार्ट भी थक गया, तो हार्ट का जो हार्ट रेट एलिवेटेड था एकदम, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो हार्ट रेट नीचे आ गया, अब आप दूसरा पैर का स्टार्ट करेंगे तो उसका भी परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा जैसा फर्स्ट लेग में था, क्योंकि हार्ट रेट वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन आप अल्टरनेट करते तो क्या, हार्ट ज़्यादा थक जाता है, मसल तो दोनों का सेपरेट फ्रेश रहता है। तो इसका मसल जितना परफॉर्म करा उतना इसका ही कर रहा है, क्योंकि दोनों सेपरेट मसल है, लेकिन हार्ट दोनों को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ओके, तो हार्ट जल्दी थक जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, 10 सेकंड एक को देखे, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 10 सेकंड, तो दोनों का जो डेवलपमेंट वो अच्छा होएगा, आपका पाउंडेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसीलिए स्टैटिक के ऊपर आपको प्लायोमेट्रिक चूज करना है, वॉकिंग लंजेज नहीं करना है, ठीक है। वॉकिंग लंजेज का मतलब स्टैटिक का ही एक एडवांस है, इसमें आप वॉक करके जाते हैं और इसमें स्टैटिक, लेकिन अल्टरनेट करें तो आप ज़्यादा थक रहे हैं। तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग का एक पार्ट हो गया। रिवर्स लंजेज ये थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है, क्योंकि हमेशा कोई भी मूवमेंट करते हैं तो आगे का स्टेप लेते हैं, पीछे का बहुत कम लेते हैं। तो ये एक तरह का फैंसी वर्कआउट जैसा हो गया है। मसल अभी रिवर्स लंजेज और प्लायोमेट्रिक लंजेज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लायोमेट्रिक में आगे स्टेप ले रहे हैं, रिवर्स में पीछे ले रहे हैं, लेकिन ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये फंक्शनल वाला मूवमेंट है और ये वाला फंक्शनल नहीं है। तो रिवर्स भी नहीं करेंगे, स्टैटिक भी नहीं करेंगे,
तो इसमें एक चांस बचा है प्लायोमेट्री का। फिर है जंपिंग लंजेज। जंपिंग लंजेज भी आपको नहीं करना क्योंकि इंटेंसिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया यहाँ पे। जंपिंग आप हेवी वेट लेके जंप नहीं कर सकते हैं, वो जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये उसका एक पार्ट है कि आप बॉडी को थकाने के लिए फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप जंपिंग लंजेज, अगर आपका घुटने का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जंपिंग लंजेज में ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। लेग्स के वर्कआउट की हेवी इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइजेज में जंपिंग लंजेज को सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, फिर इसके बाद साइड वेज। साइड वेज भी होता है लंजेज, मतलब ऐसा लेटरल साइड में बैठ के। तो ये फंक्शनल मूवमेंट नहीं है, ये भी आपको नहीं करना है क्योंकि आप साइड में बैठ के हैबिट नहीं होता बॉडी का। जब भी आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो आगे की तरफ स्टेप लेते हैं, हम साइड में स्टेप नहीं लेते हैं इतना। ओके, और बैठने में भी ऑकवर्ड पोजीशन है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वेट के साथ नहीं बैठ सकते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको साइड वेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब है बुल्गारियन लंजेज। इसमें क्या होता है, एक पैर आगे रहेगा आपका और एक रहेगा पीछे बेंच के ऊपर। तो पहली चीज़ तो है कि ये लंजेज और ये स्टैटिक दोनों फर्क नहीं, क्योंकि दोनों में आपका पैर फिक्स है, सिर्फ अप डाउन कर रहे हैं। ओके, प्लायोमेट्रिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपका एक लेग हवा में नहीं आ रहा। जब तक एक लेग हवा में नहीं रहेगा, चाहे वो पार्शियली रहे या फुल टाइम रहे रिपीटेशन के ड्यूरेशन में, तब तक वो इफेक्टिव लंजेज या स्टेप अप नहीं हो सकता। वो जो मसल है, डीप मसल मीडियस और मिनिमस, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज क्या है उसका, कि जब भी आप बेंच पर रखते हैं तो अभी आपका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा दिया बेंच ने। जब भी हम बैठते हैं, किसी भी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट को यूज करें उस ऑब्जेक्ट का जितना लंबाई चौड़ाई रहेगा उतना ही आपको वो कुर्सी मिला एक तरह से, तो बॉडी को ज़्यादा स्टेबल करेगा। ओके, तो लंजेज में क्या हो रहा है, अभी इसमें एक पैर जैसे बेंच पे रखा, अगर आप फ्लोर पर पैर रखते हैं तो आपको स्टेबिलिटी कम। ओके, और अगर आपने बेंच पर रखा तो जितना चौड़ा बेंच रहेगा, लंबा रहेगा ना, उतना ही आपको स्टेबल करेगा। तो लंजेज जब कर ही रहे हैं तो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो बैलेंस के लिए कर रहे हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया इसका। तो ये वाला फैंसी बुल्गारियन कैंसल। ओवरहेड लंजेज में क्या होएगा, हाथ के ऊपर वेट रख के लंजेज करते हैं। तो जब आप नॉर्मल लंजेज करते हैं वेट के साथ में यहाँ रख के, तो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा पाउंडेज के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरहेड में क्या है, जब आप हाथ खड़ा करके रखते हैं तो हार्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना ब्लड सप्लाई करने में डिफिकल्टी आता है, तो आपका लेग्स का मसल थकने से पहले ही आपका हाथ का मसल थक जाएगा, क्योंकि इतनी देर वेट के साथ हम नॉर्मली ऐसा हाथ खड़े करके थोड़ी देर नहीं रख सकते हैं, फिर आप वेट के साथ में तो और भी डिफिकल्ट होएगा। तो यहाँ पे पाउंडेज कॉम्प्रोमाइज होगा। और ये कोई फंक्शनल मूवमेंट नहीं, आप ऐसा हाथ में वेट रख के होल्ड करके नहीं वॉक करते हैं या डेली रूटीन में कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं। अगर यूज भी करेंगे ओवरहेड का तो कुछ सामान रखने के लिए रखा कि ये ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका पाउंडेज में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसलिए ओवरहेड लंजेज नहीं करेंगे। TRX लंजेज मतलब ये सपोर्टेड लंजेज है, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट लेके आपको लंजेज करना है, तो फिर लंजेज का फ़ायदा क्या है। ये बिगिनिंग लेवल पे होता है, लेकिन आपको ये नहीं करना क्योंकि आप एडवांस लेवल के वर्कआउट पे पहुंच गए। अभी लंजेज में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो स्टेप अप कभी करेंगे, राइट। फिर आता है एक कर्टेसी लंजेज। ये बहुत ही फैंसी और बकवास वाला लंजेज है। ये रैंप वॉक जैसा ही है कि आप एक पैर को क्रॉस करके लंजेज कर रहे हैं, फिर क्रॉस करके ऐसा, मतलब क्रॉस लंजेज, वेट के साथ नहीं, बॉडी वेट के साथ भी क्रॉस लंजेज। तो क्रॉस लंजेज में क्या होता है, आपको नैरो स्टांस में आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट रहता है वो नैरो हो जाता है, तो और ज़्यादा गड़बड़ होता है, और उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप नॉर्मल प्लायोमेट्रिक लंजेज करें उसमें भी पैर आगे रख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे करें तो इसी लाइन में समझो, अगर आपका पैर का गैप इतना है, इतना स्टांस है, तो जब आप आगे स्टेप ले रहे हैं तो ये गैप उतना ही मेंटेन रहना चाहिए, तभी जाके बॉडी स्टेबल होएगा। और इसमें क्या होता है, कर्टेसी लंजेज में आपका ये पैर रैंप वॉक में लड़कियां कैसे चलती है, एक पैर को इधर रखा फिर दूसरे को वापस इधर रखा, तो वो बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा, तो आपको सपोर्ट कम मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये कर्टेसी फैंसी लंजेज भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना। ओके, तो लंजेज में कौन सा एक अच्छा है, वो है आपका ये प्लायोमेट्रिक, ये वाला। ओके, तो ये वाला भी नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी एडवांस लेवल पर आ गए हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये एकदम बेसिक है स्टेप अप के कंपैरिजन में। इसमें पार्शियली आपका बॉडी, आपका एक लेग पार्शियली हवा में रहता है और स्टेप अप में पूरा हवा में रहता है। यहाँ आपके ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस को ज़्यादा चैलेंज मिलता है स्टेप अप में। तो हमेशा स्टेप अप पर फोकस करिए, क्योंकि आप जब बिगिनर लेवल पर वर्कआउट कर रहे थे, इंटरमीडिएट लेवल पर वर्कआउट कर रहे थे, तब भी आपने बहुत कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ शिफ्ट होना है। अब देखिए इसमें देखते हैं स्टेप अप कितने टाइप का होता है। ओके, आप देखेंगे इसमें तो स्टेप अप में ये देखिए स्टेप अप 90 डिग्री, मतलब
एक बेंच के ऊपर या कोई भी स्टूल रहेगा, कुर्सी रहेगा, कोई भी ऐसा बॉक्स वगैरह जिसमें पैर जब ऊपर रखते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है घुटने में, फिर वहाँ पैर रख के फिर वेट के साथ में या खाली बॉडी वेट के साथ में, डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी लेवल क्या है, उस हिसाब से स्टेप अप करेंगे। तो उसमें भी क्या हो रहा है, वो लंजेज के जैसा हो गया, क्योंकि आपने जब पैर रखे ऊपर चढ़े हैं, पैर रखा वापस फ्लोर पे और नीचे आए, या ऊपर टच नहीं भी करेंगे तो ये इससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 90 डिग्री पर आप लिफ्ट करें बॉडी को, तो ये 90 डिग्री वाला स्टेप अप है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एडवांस है ये 180 डिग्री वाला। इसमें क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे आपने बेंच पे या कुर्सी पे बॉक्स पे पैर रखा तो 90 डिग्री का एंगल आपके घुटने में हो गया। लेकिन ऐसा भी बॉक्स आता है जो हमारी कमर से भी ऊपर की हाइट का होता है, उसके ऊपर चढ़ के जब हम स्टेप अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पैर आपके ऊपर और एक पैर को नीचे लेके जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते लटकाते हुए, और जब पूरा आपकी वर्किंग लेग जो है जिस पे हम स्टेप अप करने वाले हैं, वो पूरा उस लेग पे बैठने के बाद भी जो नॉन वर्किंग लेग है, जो नीचे उतरने वाला लेग से नीचे लटका हुआ जो लेग है, वो फ्लोर पे टच नहीं होगा, एकदम एंड बॉटम रेंज तक भी जो है वो नॉन वर्किंग लेग फ्लोर पर टच नहीं होगा। इतनी हाइट वाला बॉक्स होना चाहिए। तो स्टेप अप का जो अपना एक वीडियो है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे लेग्स वर्कआउट के, तो आपको मिलेगा स्टेप अप कैसे करते हैं एडवांस लेवल का, उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हायर बॉक्स के ऊपर 180 डिग्री रेंज में कैसा स्टेप अप करते हैं। तो उसमें पूरा रिपीटेशन की ड्यूरेशन बॉटम में जाने से लेके वापस ऊपर आने तक एक लेग हवा में रहेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन तक आपको स्टेबिलिटी को चैलेंज मिलेगा। ओके, उसमें आप बिना वेट के साथ बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। उसमें अगर इजी हो गया 10-15 रिपीटेशन तो फिर आप वेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या हो गया, ये वाला 180 डिग्री वाला। लेटरल मतलब साइड से, बॉक्स इधर रह गया, फिर आप साइड में खड़े रह के लंजेज करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सामने बॉक्स रखा रहेगा या साइड में बॉक्स रहेगा। स्टेप अप का मतलब आपको एक पैर बॉक्स के ऊपर रखना, एक पैर हवा में रहेगा, अप डाउन करना है। तो साइड की बजाय आप सामने रहेंगे तो ज़्यादा बैलेंस रहेगा। ओके, तो साइड वाला भी, ये लेटरल मतलब साइड वाला, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और 90 डिग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, वेट के साथ में कर रहे हैं। ओके, स्टेप अप वेट, तो ये वेटेड अगर आप इसमें कर रहे हैं 180 डिग्री में कर रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये कभी करेंगे जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे। अगर आप 90 डिग्री बॉक्स के ऊपर स्टेप अप कर रहे हैं और वेट के साथ कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि बिना वेट के साथ आप 180 डिग्री करिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, ये आपके स्टेबलाइजिंग करने वाले मसल्स जो हैं ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, उसको ज़्यादा देर तक हवा में रखेगा, ज़्यादा देर तक एक्टिवेटेड रखेगा, उस पर ज़्यादा लोड आएगा। इसलिए आप इसके कंपैरिजन में ये करेंगे। अगर आप इसके साथ में वेट ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, पर आपको पहले ये करना पड़ेगा 180 डिग्री बॉडी वेट के साथ करेंगे, 10-15 रिपीटेशन इजीली हो जाता है, तब भी आपको वेट के साथ स्विच करना है। इसके बाद सपोर्टेड लंजेज, बहुत सारे मतलब ऐसा सेम ही स्टेप अप करते हैं हम, लेकिन सपोर्ट के साथ में किसी को पकड़ के आप पूरा नीचे जाके ऊपर आ रहे हैं तो ये सपोर्टेड हो गया। तो ये सपोर्टेड कभी करना जब आप इस लेवल पे ही नहीं पहुंचे। अगर आपको समझो स्टेप अप ये 180 डिग्री वाला करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले सपोर्ट के साथ में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और फिर धीरे जब हैबिट हो जाएगा तो आप बिना सपोर्ट के करेंगे। तो ओके, फिर TRX स्टेप अप, TRX बेल्ट को पकड़ के उसके साथ में, ये भी एक तरह का सपोर्टेड हो गया लेकिन TRX के साथ में। ओके, फिर अभी ये देखिए, तो इतने भी टाइप के लंजेस हैं, उसमें सबसे बेस्ट है 180 डिग्री, वो भी वेट के साथ रहेगा तो गुड। इस तरह से हम स्टेप अप में से एक स्टेप अप चूज करेंगे, वो है आपका 180 डिग्री वाला। लंजेज में अगर आप कर रहे हैं तो प्लायोमेट्रिक, लेकिन ये कर सकते हैं तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो अपना जो लेग्स का अब तक का जो हम सेलेक्ट करें उसमें क्या हो रहा है, 3-4 स्टेप अप आपने स्क्वाट का ले लिया एक्सरसाइज, एक स्टेप अप ले लिया, ये भी आपका ग्लूटियल को और क्वाड्रिसेप को और हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर रहा है, ये भी उसको कर रहा है। अब हम स्विच करते हैं लेग नीचे, ये वाला देखिए, ये वाला जो है इसमें क्या है, लेग एक्सटेंशन, 2-3 प्रकार का लेग एक्सटेंशन। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए कि लेग एक्सटेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये सपोर्टेड एक्सरसाइज है। लेग एक्सटेंशन में सिर्फ आपका अपर थाई काम करता है, आपका क्वाड्रिसेप का मूवमेंट होता है। तो ये रिहैब वालों के लिए ठीक है, या एकदम सीनियर सिटीजन स्पेशल पॉपुलेशन वालों के लिए ठीक है, उनको भी नहीं करना चाहिए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ रिहैब के लिए पकड़ के चलिए, क्योंकि इसमें एक तो कम से कम मसल ग्रुप
कम से कम मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, ऊपर से ये सपोर्टेड एक्सरसाइज है। ओके, तो लेग एक्सटेंशन आपको नहीं करना है। फिर भी अगर आपको कभी कभार प्रैक्टिस करना, तो इसमें देखो अलग अलग वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइप की मशीन। एक लेग एक्सटेंशन जो है ना स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मल वाला लेग एक्सटेंशन। दूसरा होता है एक आइसोलेटरल, एक ऐसा एडवांस मशीन आता है जिसमें आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो जो नीचे का पैड रहता है एंकल की लाइन पे, जहाँ से हम वेट को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वो पैड है ना सेपरेट रहता है, इंडिविजुअल। मतलब एक लेग उठाया तो एक ही लेग का वजन ऊपर आएगा, दूसरा लेग उठाया तो दूसरे का, दोनों साइड में वेट स्टेक रहेगा, मशीन के दोनों तरफ वेट रहेगा, प्लेट रहेगा वेटेड, और वो लेग जो है ना वो पैड जो सेपरेट रहेगा, दोनों लेग्स के लिए सेपरेट पैड रहेगा। तो आपने अगर एक लेग उठाया, जैसे यूनिलेटरल कैसा हो गया, सिंगल लेग, तो स्टैंडर्ड वाली नॉर्मल मशीन में हम एक लेग का प्रैक्टिस करते हैं ना, वन लेग एक्सटेंशन, वैसा उस मशीन में वन लेग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप दोनों भी उठा रहे हैं तो वो सेपरेट मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं आइसोलेटरल मशीन पे लेग एक्सटेंशन। ओके, और ये एक हो गया लेग एक्सटेंशन पोज वाला, जो ये सेम वाला पोज वाला जो यहाँ पे स्क्वाट करते हैं वैसे पोज। इसमें मतलब लेग एक्सटेंशन में लेग्स को ऊपर एक्सटेंड करके फिर थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर वापस नीचे, फिर होल्ड करते ऊपर। तो वो होल्ड करने का कोई भी बेनिफिट नहीं, क्योंकि जब आप मूवमेंट कराते हैं तो ये आइसोटोनिक हो गया, और ये होल्ड कराते तो आइसोमेट्रिक हो गया, राइट। तो वो मसल ब्रेक डाउन का डिफरेंस, लेकिन होल्ड करने वाली सारी एक्सरसाइज में मसल ब्रेक डाउन स्लो हो जाता है। ओके, तो ये अपना लेग एक्सटेंशन कैंसिल। अब आता है लेग प्रेस। लेग प्रेस भी आपको कैंसिल करना, आपको लेग प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि लेग प्रेस एक्सरसाइज भी सपोर्टेड एक्सरसाइज है। ओके, इसमें इतना इफेक्टिवनेस नहीं रहता है। तो अभी देखिए कितना ये हो गया, लेग एक्सटेंशन में अलग अलग प्रकार का होगी। एक 45 डिग्री ऐसा तिरछा ट्राइंगल में लेग प्रेस रहता है, ऐसा धक्का मारते हैं प्लेट डाल के दोनों तरफ। तो उसमें क्या होता है, ये मूवमेंट इसका ऐसा है एंगल कि इसमें ये पाथवे जो है ग्रेविटी के एकदम अगेंस्ट नहीं है। तो अगर आपने समझो इस पे 45 डिग्री पे 100 किलो वेट डाला और आप लेग प्रेस कर रहे हैं 100 किलो का प्लेट डाल के, तो वो 100 किलो काउंट नहीं होगा, वो 60-65 काउंट होगा, क्योंकि उसका एंगल ऐसा ग्रेविटी की लाइन में, उसका बायो मैकेनिज्म है वो थोड़ा गड़बड़ है। दूसरा आता है कि 90 डिग्री का, जिसमें आप नीचे लेट जाएंगे, पैर को ऊपर करेंगे और ऊपर प्लेट डालेंगे और वो वेट ऐसे ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम नीचे लेटे हैं। तो इस कंडीशन में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पैर को एकदम जब आप 90 डिग्री रखते हैं, हिप में 90 डिग्री का जॉइंट, आप ऐसे लेटे हैं पैर ऊपर, तो उससे क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्टिकल हार्ट को इतना ब्लड कंप्रेस करना पड़ रहा है ऊपर की तरफ, लेग्स एक्सटेंडेड पोजीशन में है, तो वो वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा लोड आता है, और कभी कभी ऐसा कोलैप्स होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे मसल थकने से पहले ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो थकान आती है और आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है बाउंडेज में। तो 90 डिग्री वाला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर एक आता है लेग हॉरिजॉन्टल वाला लेग प्रेस आता है, जिसमें मशीन के ऊपर वेट रहेगा, पूरा वेट स्टेक रहेगा, और आप बैठ के ऐसा सामने प्रेस करते हैं, पिन डाल के वेट चेंज करते हैं। तो वो वाला जो है लेग हॉरिजॉन्टल, ये वाला इनके कंपैरिजन में बेटर होता है। एक होता है इसी में हॉरिजॉन्टल में रहेगा, लेकिन आइसोलेटरल, ऐसा सेपरेट मूवमेंट, मतलब वो जो पैड रहेगा लेग प्रेस का, वो पैड बीच में से ऐसा कटा हुआ सेपरेट मूवमेंट होगा। तो आपने अगर एक लेग को प्रेस किया तो एक ही लेग का वेट उठेगा एक साइड का, दूसरी लेग को धक्का मारा तो दूसरा, इंडिविजुअल लेग्स, दोनों लिम्ब इंडिविजुअली काम करेगा, दोनों लेकिन साथ में काम करेगा। तो ये हो गया आइसोलेट। एक सिंगल लेग, हम नॉर्मल लेग प्रेस पे एक लेग को रख के सिंगल लेग करते हैं, तो ये वैसे ये आप किसी पे भी करते हैं, लेकिन इसमें भी अभी थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है, क्योंकि आइसोलेटरल में कैसा फिक्स लाइनिंग रहता है। अब इसमें क्या है, अगर आप सिंगल लेग कर रहे हैं, बाइलेटरल वाला पेड, एक सिंगल पेड में जब लेग प्रेस करते हैं एक लेग से, तो पोजीशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप एक साइड में नहीं रख सकते, पैर को आपको सेंटर में लाना पड़ेगा, राइट। तो ये भी नहीं करना, वैसे लेग प्रेस ही नहीं करना। लेकिन अगर इनमें से अगर आपको कोई भी करना रहेगा कभी कभार, तो आपको ये सजेस्ट करूँगा आइसोलेटरल, ये वाला। ओके, ये वाला मशीन बहुत रेयरली किसी जिम में रहता है, क्योंकि बहुत ही एडवांस वाला इक्विपमेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वाला जो लेग प्रेस है, इसमें आप एक लेग का कर सकते हैं, सिंगल लेग के साथ में हॉरिजॉन्टल मशीन पे करेंगे। ओके, तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं, कभी कभार किया तो आइसोलेटरल मूवमेंट करेंगे। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल पे करेंगे तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ईजी होता है। तो ये अपना लेग प्रेस हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया, लंजेज हो गया, स्टेप अप हो गया, स्क्वाट हो गया। ओके, अभी तक हमारा ये लेग्स का वर्कआउट चल रहा है। इसके अंदर जो भी मसल है, अब यहाँ तक जो है ना सब ये आपका क्वाड्रिसेप और ग्लूट्स को मेन टारगेट कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं इसके बाद में हम ये मशीन, ये हिप थ्रस्ट का, ये देखा रहेगा आपने, बहुत ही ट्रेंडिंग एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। लेकिन
इन सबके कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव है। तो आपको हिप थ्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कितने टाइप का हिप थ्रस्ट होता है, देखिए आप मशीन के साथ हिप थ्रस्ट करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर मशीन आता है जिस पर बेल्ट वेल्ट लगा के दोनों साइड में वेट डाल के हिप थ्रस्ट करते हैं। एक आता डंबल के साथ में, आप डंबल, बहुत सारे लोग हिप के ऊपर डंबल रख के हिप थ्रस्ट करते हैं। बारबेल के साथ भी हिप थ्रस्ट होता है। ओके, और ये पोज होल्ड, एक हिप थ्रस्ट होता है जो किसी भी टाइप का वेट लिया आपने, उसको ऊपर ले जाके थोड़ी देर होल्ड करना, हिप को एक्सटेंडेड पोजीशन में होल्ड करना है, फिर स्लोली नीचे लाना है। एक हो गया सिंगल लेग वाला, एक लेग को हवा में रखेंगे और वेट के साथ में या बॉडी वेट के साथ में हिप थ्रस्ट करते हैं। तो किसी भी टाइप का हिप थ्रस्ट रहेगा, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये सारी एक्सरसाइज सपोर्टेड एक्सरसाइज होगी, आपका बैक टिका हुआ फ्लोर पे कहीं ना कहीं मशीन पे। ओके, दूसरा हो गया कि हिप थ्रस्ट का जो जॉइंट है, अब ये जॉइंट वेट रखने लायक नहीं है, वेट रखने के लिए नहीं है। हिप जॉइंट जो है वहाँ पे वेट रखना मतलब वेट का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है, हिप जॉइंट पे चुभता है। क्योंकि ये को यहाँ पे अगर वेट रख के स्क्वाट मार रहे हैं तो ये प्रॉपर प्लेसमेंट है वेट रखने के लिए, मसल का लेयर है, थिक लेयर, तो चुभता नहीं। यहाँ पे हड्डी है सिर्फ, आप ये ना तो ये एल्बो के जॉइंट पे वेट रख सकते हैं और ना ही हिप जॉइंट के ऊपर। ये बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन है। ओके, पेनफुल है, इंजरी ओरिएंटेड है, ठीक है। तो एक तो वेट रखने का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है, दूसरा रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज होता है। जब आप दूसरी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हिप के अंदर 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन होता है, मतलब 180 डिग्री हिप खुलता है। जब आप ये हिप थ्रस्ट करते हैं तो इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री का फोल्ड रहता है, तो सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट होता है। ओके, और ये फंक्शनल भी नहीं है, तो इसी वजह से आपको हिप थ्रस्ट करने की जरूरत नहीं। ये फैंसी वर्कआउट है, कभी कभार इनके जैसा एक आध बार प्रैक्टिस के लिए किया तो ठीक है, क्योंकि आप एडवांस लेवल का वर्कआउट करें तो आपको सारी एक्सरसाइज कैसे करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आपको कभी कभार एक आध वेरिएशन पिक करना है। जिस दिन आप बहुत थके हो या मन नहीं है वर्कआउट का, तभी ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अपने वर्कआउट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इंटेंसिटी में। इसके बाद हम आते हैं लेग कर्ल के ऊपर। ओके, अभी देखिए इसमें 2-3 एक्सरसाइज ये भी दे रखा है। ये किक बैक वाला एक्सरसाइज आपने देखा रहेगा। किक बैक मतलब ऐसा पैर को पीछे की तरफ फेंकना रहता है। तो ये एक मशीन भी आता है किक बैक का, किसी किसी जिम में आपको मशीन मिलेगा। और फ्लोर पे भी ऐसे फ्लोर पे पोजीशन लेके फिर हम किक को ऊपर करते हैं, या फिर स्मिथ मशीन के ऊपर देखिए ज़्यादातर लड़कियां करती है। स्मिथ मशीन के ऊपर भी हम वो बारबेल पे पैर रखे ऊपर की तरफ धक्का मारते हैं। तो इसमें भी देखो, जब आप ये वाला करें ना किक बैक, तो किक बैक में और हिप थ्रस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं। हिप के अंदर यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं और इसमें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, इसमें भी तीनों एक्सरसाइज में रेंज कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब आप ऑलरेडी हिप का एक्सटेंडेड पोजीशन है तो कितना पीछे फेंकेंगे, राइट। अगर ये पूरा फोल्ड है फिर आप ऐसा करें तो समझ में आता है। उसमें भी आप ज़्यादा वेट नहीं ले सकते, हिप ये किक बैक वाली एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये फैंसी वर्कआउट भी हमारे लिए नहीं है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ तक तो ये सारा क्वाड्रिसेप और ग्लूट्स का डोमिनेंट था। अब आते हैं हम हैमस्ट्रिंग के ऊपर। तो ये सारा एक्सरसाइज एक तरफ है, आपकी अपर थाई और ग्लूट्स को टारगेट करता है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग को मेनली टारगेट करता है। अगर हम हैमस्ट्रिंग के चारों मसल्स को अच्छे से ट्रेन करना चाहते हैं तो हमेशा घुटने के जॉइंट से उसको ट्रेन करेंगे। नी जॉइंट के थ्रू जब आप लेग कर्ल करते हैं तो आपका पूरा ये ऑप्टिमम मिलता है इसमें एफर्ट, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं वो ग्लूटियल ग्रुप मतलब हिप एक्सटेंशन में थोड़ा सपोर्ट करते हैं, डोमिनेंटली वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि हैमस्ट्रिंग की जो मसल्स हैं वो बाय आर्टिकुलेट मसल हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग के 4 मसल में से एक मसल जो है ना वो छोटा है थोड़ा। समझो ये 4 मसल है, इसमें से एक मसल, ये चारों मसल ये समझो घुटने का जॉइंट है और ये हिप का जॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे हिप जॉइंट पे ये 3 ही मसल काम करेंगे। ओके, ये 3 ही मसल काम करेंगे और यहाँ ये चारों काम करते हैं, क्योंकि इसका एक हेड छोटा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अब घुटने से आप फोल्ड करते हैं, अगर हैमस्ट्रिंग को यूज करते हैं तो चारों मसल मिलके खींचते हैं। और आप ऊपर करेंगे तो ऊपर क्या ना, हिप को फोल्ड, हिप को एक्सटेंड करने का मेन काम जो है ना वो ग्लूटियल ग्रुप का है। ग्लूट्स मसल है ना वो हिप को एक्सटेंड करते, खोलते हैं। ये नीचे से सिर्फ सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं। ओके, इसलिए कोई भी एक्सरसाइज में हमेशा ग्लूटियल जो है ना आपका ग्लूट्स जो है वो डोमिनेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आप घुटने के जॉइंट से फोल्ड या घुटना फ्लेक्शन जो किया वहाँ, वो भी किस कंडीशन में, जब आपका हिप में ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल हो और तब आप घुटने के जॉइंट में फ्लेक्शन करते हैं, तो जाके आपका हैमस्ट्रिंग के चारों मसल अच्छे से फंक्शन करेंगे, क्योंकि वो बाय आर्टिकुलेट हैं। तो एकदम बेसिक है। अब देखिए इसमें जब आप लेग कर्ल एक्सरसाइज करते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए तो इसमें कितने सारे वेरिएशंस है और कौन सा अच्छा है इस पे हम ध्यान देते हैं। ओके, तो सबसे पहला लाइंग लेग कर्ल।
एकदम पूरा फ्लैट बेंच रहेगा, उस पर लेट के पेट के बल लेट के जब हम लेग कल पीछे से फोल्ड करते हैं, ये वाला जो सबसे पुराना ओल्ड डेटेड है इसको हमको नहीं करना है। एकदम ओल्ड डेटेड मशीन है ये, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जब आप सोए हुए हैं बेंच के ऊपर तो आपका हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में है, और जब हिप खुला हुआ है तो आपका हैमस्ट्रिंग की जो मसल है, ये 3 मसल ऑलरेडी यहाँ पे इंगेज हैं, और जब ये यहाँ पे इंगेज है हिप को एक्सटेंड करने में, तो कभी भी ये यहाँ पे डोमिनेंटली काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका एक कंडीशन है, जितने भी बाई आर्टिकुलेट मसल हैं जो 2 जॉइंट पे काम करने वाले हैं वो एक साइड में ही प्रॉपर काम करेंगे। 80-90% उनका एफर्ट रहेगा जिधर उन्हें पहले इंगेज किया। तो हिप जब एक्सटेंडेड पोजीशन, जब हम लेटे हैं 180 डिग्री फ्लैट लेटे हैं, तो आपका ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये नीचे काम नहीं करेगा। फिर हम घुटने के जॉइंट को जब भी फोल्ड करते हैं इस पे लेट के, तो हिप उठने की कोशिश करता है। वो हिप उठने की कोशिश करता है तो कुछ ट्रेनर लोग या कुछ लोग उसको दबाते हैं, तो वो गलत है। वो नेचुरली उठ रहा है, वो इसलिए उठ रहा है कि जब ये हिप उठेगा तो यहाँ से ये मसल थोड़ा जो है ना रिलीज होएगा और ये यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। तो हम जैसे ही नीचे की तरफ इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, पैर की तरफ ज़्यादा लोड बढ़ाते हैं और ज़्यादा हिप उठता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मसल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जब तक वो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यहाँ ज़्यादा पावर चाहिए, तो ब्रेन क्या करेगा, यहाँ की जो मसल उसको काम पे लगा रखा है उसको बोलेगा कि इसको थोड़ा लूज कर, इसलिए हिप उठता है, ऊपर से हैमस्ट्रिंग लूज होता है और नीचे ज़्यादा काम करने लगता है। तो वो नेचुरल, तो इसलिए आपको ये लेटने वाला नहीं करना। फिर इसके बाद में जब ये पता चला कि भाई ये बकवास है, फिर धीरे धीरे एक थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ है इक्विपमेंट में, तो ये डिक्लाइन वाला आया है। अब वो ये वाला कैसा था, एकदम फ्लैट था, और ये वाला जो है थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है, आपने देखा रहेगा हैमस्ट्रिंग पे ऐसा उठा हुआ रहता है थोड़ा। अब इस पे क्या होगा, पार्शियली उठा हो तो यहाँ पे जो हिप वो उठ रहा था एक्सरसाइज करते टाइम, वो यहाँ पे इतना नहीं उठ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जितना हिप उठता है उतने एंगल पे आपने हिप रखा है, तो ये इससे बेटर है। ओके, लेकिन इससे भी बेटर अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है वो है ये आपका सीटेड वाला। अब इसमें क्या होता है, जब आप बैठे हैं सीटेड लेग एक्सटेंशन का एकदम ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, जब हम बैठे रहते हैं, लेटने में और बैठने में क्या फ़र्क है, जब लेटे हैं तो आपका हिप एक्सटेंडेड पोजीशन में है, मतलब आपका हिप ये हैमस्ट्रिंग के मसल ऊपर इंगेज हैं, इसमें ऊपर की तरफ एकदम रिलीज है। मतलब जब आप बैठ के घुटना फोल्ड करते हैं तो सारा हैमस्ट्रिंग का चारों मसल का सारा एफर्ट जो रहता है घुटने की जॉइंट पे काम करता है, क्योंकि आपने बैठ के हिप को ऊपर से रिलीज कर दिया है, ऊपर से ये वाले मसल को एकदम रिलीज कर दिया है। तो अब ये सारा का सारा जो है ना एफर्ट कहाँ डालेंगे, घुटने की जॉइंट पे। तो इसलिए यहाँ पे बैठ के करने वाला लेग कर्ल सबसे बेस्ट है, इसमें हम इसका 100% आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आपको लेग कर्ल में कौन सा सेलेक्ट करना है, सीटेड वाला। ओके, अब सीटेड वाले में हम कभी कभी सिंगल लेग से भी करते हैं, एक लेग से, तो सिंगल लेग वाला ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब ये नॉर्मल वाला मशीन है। और अगर आइसोलेटरल मशीन है किसी जिम में तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आइसोलेटरल में क्या था, पैड जो है ना सेपरेट रहता है, एक लेग को आपने कर्ल किया तो एक ही ऊपर आएगा, दूसरे को किया तो दूसरे, इंडिविजुअल मूवमेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, बायलैटरल मूवमेंट नहीं है। इसलिए अगर किसी भी जिम में आइसोलेटरल वाला मशीन है तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो फिर ये सीटेड वाला लेग कर्ल करेंगे। इसमें आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, एक लेग का खत्म किया फिर दूसरी लेग का। तो पहला चॉइस होना चाहिए आइसोलेटरल, वो एडवांस मशीन, ये नहीं है तो फिर सीटेड लेग कर्ल, ओके, विथ सिंगल लेग, ये ध्यान रखिए। फिर एक आता है TRX लेग कर्ल। TRX बेल्ट के ऊपर आप फ्लोर पे लेट जाएंगे, TRX बेल्ट जो है उसमें पैर फंसा के वो करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ग्रेविटी के पैरेलल मूवमेंट होता है, तो वो हैमस्ट्रिंग का एक्चुअल में ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, वो एकदम बकवास है। तो TRX वाला लेग कर्ल नहीं करेंगे। एक आता बेंडेड, थेराबैंड से करते हैं, लेकिन एक तरह से जुगाड़ है, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप थेराबैंड से करेंगे। थेराबैंड से लेट के हम पीछे की तरफ कर्ल करते हैं, उसकी बजाय आप ऐसा पोजीशन लीजिए, बॉडी को बेंड करके, जब आपका हिप 90 डिग्री रहेगा तब आप नीचे से एक पैर में फंसा लीजिए थेराबैंड को, दूसरे पैर से ऊपर उठाए। तो जुगाड़ में भी ये सबसे बेस्ट है अगर आप 90 डिग्री हिप के साथ में थेराबैंड से करते हैं, लेकिन ये आपका लास्ट चॉइस होना चाहिए। अगर आप जिम में जा रहे हैं, अच्छे से मशीन है, तो आपको ये नहीं करना। तो इतनी सारी हैमस्ट्रिंग में मशीन, जितना भी आपके पास वेरिएशन है उसमें से एक चूज करना है, सीटेड लेग कर्ल, सिंगल लेग, वो भी अगर आइसोलेटर वाला मशीन है एडवांस वाला तो ये पहला प्रायोरिटी, अदरवाइज सिंगल लेग सीटेड लेग कर्ल। तो अभी देखिए बाकी जितना भी आपका अपर थाइज और ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए इतने सारे वेरिएशन है, लेकिन हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ घुटने के जॉइंट के थ्रू ही इसको आप मूवमेंट दे सकते हैं, वो भी सीटेड में। इसलिए आपको लेग कर्ल में बहुत ज़्यादा सेट लेने हैं। समझो अगर इनमें आपने
3 एक्सरसाइज ये पिक किया, 2 इसमें से पिक किया, एक इसमें से 5-7 एक्सरसाइज लिया, अगर एक का भी आपने 3-3 सेट मारा है तो 20 सेट से ऊपर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको इसके इक्वल में ट्रेन करना है। क्योंकि जितना आपका अपर थाई है बड़ा साइज में 4 मसल के साथ, उतना ही साइज में आपका लोअर थाई भी है। तो दोनों का डेवलपमेंट इक्वली कभी होएगा जब इसके जितना ही इसको भी ट्रेन करेंगे। कुछ लोग रहते हैं पूरा लेग का सारा वर्कआउट करने के बाद में लास्ट में 2-3 सेट मार लेते हैं लेग कर्ल का, तो उससे क्या होता है, पीछे का जो हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है, पीछे का था एकदम फ्लैट रहेगा, आगे वाला इतना उभरा हुआ रहेगा, पीछे एकदम फ्लैट रहेगा। उसका रीज़न ये है कि वो लोग 80% एनर्जी जब ड्रेन हो जाता है तो लास्ट में 2-3 लेग कर्ल का सेट मार के वर्कआउट खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका आप कम से कम 10 सेट पकड़ के चलिए, आप इसका 10 सेट लेंगे तभी जाके इसके इक्विवेलेंट ये वाला ट्रेनिंग होएगा। तो लेग कर्ल में आपको क्या करना है, सीटेड लेग कर्ल लेना है और ज़्यादा सेट मारना है। ओके, अपर बॉडी में जैसे हमने वो लास्ट वाली वीडियो में देखा था, अपर बॉडी में साइड लेटरल रेज जो है ये मसल भी वैसा ही है जैसा अपने लेग्स में हैमस्ट्रिंग है, तो इसमें भी और कहीं इनडायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं ये वाले में ज़्यादा सेट लेते हैं। सेम वैसा ही लेग कर्ल में भी आपको ज़्यादा सेट लेना है, क्योंकि इसके ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, डायरेक्टली ट्रेन करने के लिए। ओके, इसलिए आपका ज़्यादा सेट लेना है। अब चलिए हैमस्ट्रिंग वाला खत्म हो गया चैप्टर। इसके बाद में हम देखते हैं काफ के ऊपर स्विच करते हैं। इसमें क्या है, देखो स्टैंडिंग काफ, नॉर्मल वाला जो स्टैंडिंग काफ रहता है ये वाला बॉडी वेट के साथ, ठीक है। फिर एक आता मशीन के साथ में, प्रॉपर मशीन रहता है काफ का जिसमें वेट स्टैक पिन लगा के पिन से वेट चेंज करते हैं और ये वाला खड़े होके करते हैं, ठीक है। ये आपका मशीन के साथ हो गया। एक डोंकी काफ होता है जिसमें बॉडी को ऊपर से बेंड करते हैं, तो पीछे या पे लोअर बैक पे या तो कोई वेट रखेंगे या कोई पार्टनर बैठ जाएगा, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन है और हिप को बेंड करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग जो आपका काफ मसल है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है हिप जॉइंट तक कि आपको हिप का जॉइंट का एंगल चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। सिर्फ वो पोजीशन को ऑकवर्ड करेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा, ये वेट रखने की जगह नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं करना है, डंकी काफ नहीं करना है। स्मिथ मशीन पे काफ करते हैं कभी कभी, तो स्मिथ मशीन पे नीचे पैड लगा के, मतलब स्टेपर बोर्ड लगा के स्मिथ मशीन पे वेट डाल के स्मिथ मशीन का चूज कभी करेंगे जब जिम के अंदर नॉर्मल स्टैंडिंग काफ वाला मशीन नहीं है, तब आपको स्मिथ मशीन चूज करना है। अदरवाइज क्योंकि इसमें भी एक तो पाथवे प्रॉपर नहीं होता है और ऊपर से वो जो पैड रहता है कभी कभी वो पैड के फ्लिप होने के चांसेस रहते हैं, तो फ्लिप हो जाएगा तो पूरा कोलैप्स होएगा। और अगर आप स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं तो हमेशा वो जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को अच्छे से चेक करेंगे 2 बार, क्योंकि वो जब एक बार वेट कोलैप्स होएगा तो पूरा अपने ऊपर जाएगा और इंजरी हो सकता है। अगर सेफ्टी पिन लगा रहेगा तो थोड़ा नीचे आएगा और सेफ्टी पिन पे होल्ड हो जाएगा, वो सेफ्टी पिन उसको कैच कर लेगा। तो स्मिथ मशीन जब भी यूज करते हैं आप किसी एक्सरसाइज के लिए तो सेफ्टी पिन को चेक करना नहीं भूलें। केटल बेल के साथ में भी कर सकते हैं, हाथ में केटल बेल लेके या डंबल लेके या प्लेट लेके, लेकिन ये भी नहीं करना है क्योंकि काफ मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल हैं। हम जितना वेट स्क्वाट डेड लिफ्ट में ले सकते हैं उतना ही वेट आप काफ के लिए ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इसका लीवर, इसका मैकेनिज्म ऐसा है, इसका लीवर छोटा, मतलब अलग टाइप का लीवर है कि ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको केटल बेल वगैरह पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल लेग काफ ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ करना है, ये मशीन के ऊपर करना है। सिंगल लेग काफ करेंगे तो मशीन के ऊपर करना है। बहुत सारे लोग बॉडी वेट के साथ में भी ये करते हैं, लेकिन जब आप इतना हेवी वेट लिफ्ट कर सकते हो तो बॉडी वेट के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल लेग भी कभी करेंगे यहाँ पे मशीन के साथ में, ओके। और अभी हम लास्ट में देखते हैं, तो ये अपना काफ का हो गया, जितने भी काफ हैं उसमें से आपको काफ मशीन पे करना है और सिंगल मोमेंट में करना है, ओके। अब इसके बाद में आता है सीटेड काफ, एक ही रह गया है, सीटेड काफ करना नहीं भूलें, ओके। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये काफ का एक वेरिएशन है, स्टैंडिंग काफ एंड सीटेड काफ, लेकिन ये वेरिएशन नहीं है, ये अलग मसल को टारगेट करता है। ये वाला काफ, स्टैंडिंग काफ जितना भी आप करते हैं, काफ का जो सबसे बड़ा मसल होता है उसके 2 हेड होते हैं, लेटरल एक साइड वाला होता है, एक अंदर का होता है, दोनों मसल गैस्ट्रोनेमियस करके उनको टारगेट करता है। लेकिन वो दोनों मसल बाय आर्टिकुलेट है, घुटने के जॉइंट पे भी काम करता है, एंकल जॉइंट पे भी काम करता है, लेकिन एंकल जॉइंट पे एक और मसल, डीप मसल काम करता है, जो ये वाला काम करता है डोर्सिफ्लेक्शन का। वो कभी काम करेगा जब आपका बड़ा मसल जो है काफ का गैस्ट्रोनेमियल वो बंद होएगा काम करना, तभी जाके वो काम करेगा। तो जैसे ही आप सीटेड लेग कर्ल के लिए बैठते हैं तो मैकेनिज्म चेंज होता है। जैसे हैमस्ट्रिंग में कैसा आप सीट पे बैठे कि आपका हिप फ्लेक्स मोड में आ गया, एक्सटेंशन से फ्लेक्शन मोड में आ गया, तो अभी आपका हैमस्ट्रिंग हिप पे काम नहीं कर रहा, तो पूरा एफर्ट कहाँ दे रहा, घुटने के जॉइंट पे। वैसे ही आप फिर और नीचे जाए लेग्स में,
जब आप सीटेड पोजीशन में होते हैं तो आपका घुटना फोल्डेड रहता है, तो जो काफ मसल है, समझो अगर आप ऐसे बैठे हैं, ये काफ मसल है, तो भाई घुटने की जॉइंट पे इंगेज नहीं है, क्योंकि आपने घुटना फोल्ड कर दिया है, तो घुटने की जॉइंट पे वो पूरा घुटने की जॉइंट को फोल्ड कराने में हैमस्ट्रिंग के साथ में हमेशा गैस्ट्रोनेमियस काम करता है। जो आपका काफ का बड़ा मसल है वो घुटने को फोल्ड करने में हेल्प करता है। जब वो घुटने को फोल्डेड पोजीशन में लेके आने में वो बिजी हैं, तो अब वो आपका एंकल के जॉइंट पे काम नहीं करेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए समझो आप ऐसे बैठे हैं, ये आपका पैर है, ऐसे बैठे हैं, तो ये जो काफ है ये दोनों तरफ काम करता है, आप घुटने पे काम करेगा और एंकल पे काम करेगा। लेकिन अगर आपने घुटने पे इसको काम में ले लिया ऑलरेडी बैठ के, तो ये नीचे काम नहीं करेगा। नीचे काम नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा मसल है वो काम पे लग जाएगा, उसका काम है सिर्फ एंकल के जॉइंट को फोल्ड करना। तो इस तरह से मैकेनिज्म चेंज होता है। तो ये जो सीटेड काफ है ये सेपरेटली आपके छोटे वाले डीप मसल को टारगेट करता है, राइट, यहाँ पे। इसलिए आपको सीटेड काफ करना जरूरी है। पहले स्टैंडिंग काफ करेंगे, फिर सीटेड काफ करेंगे। ये दोनों अलग अलग मसल को टारगेट करता है। इसमें कौन सा वेरिएशन लेना, एक ही मशीन वाला सिंगल लेग के साथ, और इसके बाद में करेंगे सीटेड काफ। ओके, ये मैंडेटरी है। अब आते हैं हम टो रेजेज पे। टो रेजेज मतलब जो अपना फुट है उसको हम ऐसा वाला ये मूवमेंट करते हैं। आपका पूरा फुट का जो ये ऊपर की तरफ से, इसको बोलते हैं हम लोग ऐसा डोर्सिफ्लेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ लाना फुट को सिर्फ। तो उस मसल सिन बोन, जो सिन बोन है उसके ऊपर एक मसल का लेयर होता है जो आपका डोर्सिफ्लेक्शन कराता है, उसके लिए ये एक्सरसाइज होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज उन लोगों के लिए स्पेशली जो किसी स्पोर्ट्स में जो रनर्स जैसे हो गए, मैराथन भागने वाले, क्योंकि उनकी सिन बोन पे जितना मसल का हेवी लेयर रहेगा उतना ही उनका बॉडी के अपना लेग्स के इसमें जो सिन बोन है उसमें कम दर्द होएगा, क्योंकि उसका फंक्शनिंग वो उसका मिमिक्री करता है रनिंग का। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए कि ना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टो रेज वाला एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको दो तरीके, या तो केबल पे कर सकते हैं, अपना जो फुट है ऊपर वाला जो फुट का एरिया है टो के पास में, वहाँ पे आप केबल की पुली को ऐसा फंसा के ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं। या फिर इसका एक मशीन भी आता है, नीचे बैठ के वो मशीन में दोनों साइड में प्लेट लगता है और आप ऐसे आपके आगे वाले फुट से ऐसा उठाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इनमें से आपको ये मशीन पे करना है, प्लेट लोडेड मशीन आता है उधर, इसका अलग से मशीन था। फिर आता है हिप एडक्शन एबडक्शन। ये एडक्शन एबडक्शन को आप यहाँ इसके बाद में ले सकते हैं। जैसे आपका ये खत्म होएगा ना, ये वाला सब लेग कल के और काफ के पहले आप चाहें तो ये वाला ले सकते हैं, एडक्शन एबडक्शन। एडक्शन एबडक्शन में क्या है, वही सेम मसल काम करता है। ये एक्चुअली इसमें भी काम करता है जब आप सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सेपरेट लेना है तो ये एडक्टर और एबडक्टर वाला जो मशीन आता है जिम में, ऑलमोस्ट सारी जिम में आपको वो मिलेगा। उसमें हिप एडक्शन और एडक्शन ये मशीन के थ्रू करते हैं। कुछ लोग ऐसा केबल पे भी खड़े होकर ये वाला भी करते हैं, कुछ लोग लेट के भी करते हैं एंकल वेट बांध के, लेकिन सबसे बेस्ट होता है मशीन। तो ये वाला एक दो सेट इसका आप ले लेंगे। ओके, तो अभी देखिए इतना सारा हमने एक्सरसाइज चूज किया है, ये हो गया अपना लेग्स का वर्कआउट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अभी हम है ना इस लेग्स के वर्कआउट में एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है डेड लिफ्ट। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, ये कभी नहीं भूलें, क्योंकि डेड लिफ्ट ज़्यादातर लोग बैक में करते हैं और उनको लगता है कि ये बैक का एक्सरसाइज, लेकिन ये बैक का एक्सरसाइज नहीं है। बैक एक्सटेंशन या डेड लिफ्ट दोनों में सेम मसल काम करता है। बैक एक्सटेंशन का एडवांस होता है डेड लिफ्ट, जैसे यहाँ पे लंजेज का एडवांस स्टेप अप। ओके, और ये वैसे ही हो गया डेड एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन जब आप बिगिनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तब भी आप बैक एक्सटेंशन करके आते हैं, ऐसा मशीन आता है। बैक एक्सटेंशन करके बैक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब बैक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर आप डेड लिफ्ट पे स्विच करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डेड लिफ्ट के अंदर सारे वो मसल काम करते हैं जो स्क्वाट में काम करते हैं, इसलिए आपको स्क्वाट वाले दिन स्क्वाट के साथ में इसको ऐड करना है डेड लिफ्ट को। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अल्टरनेट कर सकते हैं, एक बार आपने स्क्वाट से स्टार्ट किया, एक बार डेड लिफ्ट से स्टार्ट किया। ओके, तो अभी डेड लिफ्ट के ऊपर हम नेक्स्ट अगले पेज में इसके वेरिएशंस देखेंगे, कौन कौन सा वेरिएशन डेड लिफ्ट का होता है और कौन सा बेस्ट है, वो हम लेग्स में ऐड करेंगे, तभी जाके हमारा ये लेग्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में हम दूसरा दिन का जो है कार्डियो उसका एक्टिविटी देखेंगे, फिर बैक बाइसेप पे स्विच करेंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम, अभी अपना बचा हुआ है जो 61। तो इससे पहले हमने 60 तक एक्सरसाइज कवर किया है, टोटल 60 एक्सरसाइज, उसमें से हमने सेलेक्ट किया है कौन कौन सा एक्सरसाइज लेग्स के लिए। अभी देखिए जो डेड लिफ्ट बचा हुआ, ये सारी एक्सरसाइज जो है डेड लिफ्ट से रिलेटेड है। ओके,
डेड लिफ्ट को भी हमको लेग्स के वर्कआउट में ऐड करना है, बैक में नहीं, क्योंकि इसका जो फंक्शनिंग है वो बैक और लेग्स का जो मसल ग्रुप है वो सेम काम करता है डेड लिफ्ट में और स्क्वाट वगैरह और लंजेज में। इसलिए डेड लिफ्ट को भी आप लेग्स वाले दिन टारगेट करेंगे ताकि ओवर ट्रेनिंग नहीं हो। अगर बैक वाले दिन हम डेड लिफ्ट करते हैं तो उस मसल का ओवर ट्रेनिंग होएगा जो ऑलरेडी लेग्स में ट्रेन हुआ है। ओके, और ओवर ट्रेनिंग से भी बॉडी ग्रोथ नहीं करता है, मसल में ग्रोथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हील जब उसका रिकवरी प्रोसेस चल रहा है तब कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब आप रिकवरी पीरियड में है कोई भी मसल, तो डेडलिफ्ट और स्क्वाट को एक साथ करेंगे तो फिर आने वाले दूसरे एक्सरसाइज के जितने भी अपना शेड्यूल में दे रखे हैं, बैक हो गया चाहे वो चेस्ट हो गया, उस टाइम पे लोग लेग्स का जितना भी मसल्स हैं उसको कहीं ना कहीं ओवर ट्रेनिंग होने से बचेगा, ये शेड्यूल की वजह से। ओके, तो चलिए अभी ये देखते हैं डेडलिफ्ट। अभी थोड़ा सा ही बचा है अपना, डेड लेग्स का ख़त्म होने वाला है, तो इसमें हम देखते हैं कि कितने टाइप का डेडलिफ्ट होता है और उसमें से कौन सा वाला आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये है अपना रेगुलर डेडलिफ्ट। ओके, रेगुलर मतलब नॉर्मल, ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट जिसको बोलते हैं रेगुलर डेडलिफ्ट। ओके, ये है सुमो डेडलिफ्ट, हेक्सा या ट्रैप बार डेडलिफ्ट, स्मिथ मशीन डेडलिफ्ट, स्टिप लेग डेडलिफ्ट, ओके, स्नैच ग्रिप डेडलिफ्ट, शूटकेस डेडलिफ्ट। ओके, ये स्नैच ग्रिप 2 बार आ गया, सॉरी। ओके, तो ये हो गया स्नैच ग्रिप हो गया, एक शूटकेस हो गया। ओके, फिर रेगुलर पोज डेडलिफ्ट, सिंगल लेग डेडलिफ्ट, डी लोडिंग डेडलिफ्ट, इतने सारे डेडलिफ्ट हैं। बिहाइंड द बार डेडलिफ्ट, जेफरसन डेडलिफ्ट, ये सब फैंसी हैं। ओके, तो ऑन केबल डेडलिफ्ट। तो अभी देखिए सारा एक्सरसाइज में से हमको एक पर्टिकुलर डेडलिफ्ट चूज करना है और वो है अपना रेगुलर डी लोडिंग वाला। अभी यहाँ पे देखो डी लोडिंग दे रखा है, ये डी लोडिंग को आप सूमो में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। ओके, डी लोडिंग का मतलब होता है हर रिपीटिशन के बाद में वेट को ज़मीन पर रखना है, फिर से उठाना है। नॉर्मल रेगुलर डेडलिफ्ट होता है, उसमें क्या होता है, एक बार आपने अगर बारबेल के साथ में वेट को उठा लिया है तो जब तक आपका सेट खत्म नहीं होता, पूरा जो भी रिपीटिशन आपने टारगेट किया है, चाहे 5 रिपीटिशन, 10 रिपीटिशन, 15 रिपीटिशन, वो रेपिटेशन खत्म होने के बाद ही आप वेट को रखते हैं। डी लोडिंग में हर एक सिंगल रैप करते हैं। ओके, इतना सा फर्क है और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आपने देखा रहेगा जब भी हम डेडलिफ्ट करते हैं, सूर्य को लिफ्ट करने में जो तकलीफ आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर बाद में तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इतना ईजी हो गया, लग नहीं रहा ऐसा। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम ज़मीन से एकदम लिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा चलें, तो हर एक एक्सरसाइज वैसा ही होना चाहिए। तो उसका पूरा एक मैकेनिज्म रहता है कि किस तरह से मसल फाइबर रिक्रूट होता है उसको लिफ्ट करने में फर्स्ट टाइम में, और जब आप वापस रख के फिर से करते हैं तो कैसा मैकेनिज्म रहता है, और एक बार आपने वेट उठा लिया, ऊपर जाके वापस नीचे जा रहे हैं तब भी क्या हेल्प मिल रहा है। ओके, तो डी लोडिंग में एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीटिंग होता है डी लोडिंग में कि कुछ लोग क्या करते हैं, डी लोडिंग करते हैं तो ऐसा जोर से पटकते हैं, वो पटकने के बाद में फिर से वो बाउंस होता है और वो बाउंस होते टाइम वो पकड़ के वापस उसको ऊपर ले आते हैं, तो वो एक तरह से वो बाउंस वाला सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर डी लोडिंग का कोई भी फायदा नहीं। जो चैलेंज जमीन पे डेड ऑब्जेक्ट को उठाने का था वो तो वो बाउंसिंग की वजह से मिस हो गया, तो फिर डी लोडिंग का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कुछ लोग पटकते हैं ज़ोर से तो वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉटम रेंज रहता है जहाँ से लिफ्ट करना था, स्टार्टिंग पॉइंट, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। वहाँ सबसे ज़्यादा मसल फाइबर की रिक्रूटमेंट होती है, सबसे ज़्यादा मसल फाइबर, डीप से डीप मसल टिश्यू भी उसमें इंगेज हो जाता है। और जब आप ज़ोर से पटकते तो बाउंस करके जो ऊपर आता है तो उसमें वो बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए आपको रेगुलर डेडलिफ्ट को डी लोडिंग तरीके से करना है। ओके, और ये डी लोडिंग में बाउंस बैक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सुमो डेडलिफ्ट है, ये आपको नहीं करना है क्योंकि सुमो डेडलिफ्ट में स्टांस वाइड करते हैं, रेंज कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे आपने स्टांस वाइड किया, आपका हाइट कम हो गया, अब इजी हल्की सी आपकी हाइट है तो आप इजीली उठा सकते हैं। दूसरा, रेगुलर डेडलिफ्ट करते हैं तो आपका बैक जो है ना, आपका टोर्सो ज़्यादा फ्लोर के ज़्यादा पैरेलल आने की कोशिश, इतना सा बेंड हो जाता है। सुमो डेडलिफ्ट में बॉडी एकदम स्ट्रेट रहता है, तो एक तरह से आप जैसे लेग्स के मसल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आपका क्वाड्रिसेप अपर थाई डोमिनेंट हो जाता है क्योंकि आपको सीधे का सीधे उठाना। डेडलिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्पाइन है, स्पाइन के वर्टिब्रे के बाजू बाजू जो मसल हैं, मल्टीफिडस हो गया, स्पिनेलिस हो गया, उनको चैलेंज करना है, स्पाइन कोलैप्स ना हो, इसके लिए ये मसल उसको पकड़ के रखे हैं ऐसा वायरिंग करके। तो आपका टोर्सो
वर्टिकल की बजाय जितना टेंजेंट रहेगा ऐसा उतना ही उस पर लोड आएगा स्पाइन के में। और हम डेडलिफ्ट इसी पर्पज से करते हैं कि स्पाइन के जो मसल्स हैं वर्टिब्रे वाले उस पर लोड आए। अगर आप सुमो डेडलिफ्ट करेंगे तो सुमो में क्या होगा, बॉडी खड़ा, आपने पैर वाइड किए, ऐसे खड़े खड़े उठा लिए, राइट। इसलिए आपको सुमो की बजाय रेगुलर डेडलिफ्ट करना है डीलोडिंग के साथ में, क्योंकि डीलोडिंग नहीं करेंगे तो एक बार जो आपने उठाने में एफर्ट लगाया फिर वैसा एफर्ट नहीं आएगा, फिर वो स्मूथ हो जाता है रिपीटिशंस, ये ध्यान रखना। ओके, तो डीलोडिंग को इस फॉर्म में करना है, तो सिर्फ डीलोडिंग में सब बाउंस नहीं होना चाहिए। ओके, अभी दूसरा आ गया सुमो कट कर दिया। हेक्सा ट्रैप बार, ये भी नहीं करना। हेक्सा ट्रैप बार का मतलब होता है बार की बजाय वो सब बॉक्स जैसा बार होता है, साइड से प्लेट लगाएंगे लेकिन बीच में बॉक्स होता है और उस बॉक्स के बीच में हम खड़े रहते हैं। बॉक्स के अंदर वो चारों तरफ बॉक्स रहेगा और हम बीच में खड़े और फिर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो हम डेडलिफ्ट इस पर्पज से करते हैं कि वेट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ रखा रहेगा। फ्लोर से आगे से डेड ऑब्जेक्ट को उठाने का मतलब ही है डेडलिफ्ट। ओके, ये फंक्शनल ट्रेनिंग हमारे जो डेली रूटीन में जो काम करते हैं, कोई भी चीज़ आगे पड़ा है उसको ज़मीन से कैसे उठाना है और आपस धीरे से कैसे रखना है बिना तोड़फोड़ किए, उसका मिमिक्री होता है डेडलिफ्ट में। लेकिन अगर आप बार वाला, ये हेक्सा बेयर वाला, बॉक्स वाला जो डेडलिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या, आपकी बॉडी जो है आगे की तरफ झुकेगी नहीं, क्योंकि वेट जो है वो फ्रेम जो है एकदम सेंटर में है। तो मैं ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ, एकदम ईजी है। ओके, तो स्क्वाट को आप, जैसे स्क्वाट में क्या है, वेट सेंटर में रखा और अप डाउन करें, यहाँ पे वेट हाथ में है और अप डाउन करें, तो एक स्क्वाट जैसा ज़्यादा डोमिनेंट हो गया। इसीलिए आपको ये नहीं करना है। स्मिथ मशीन पे भी डेडलिफ्ट होता है, ज़्यादातर लोग स्पेशली फीमेल स्मिथ मशीन पे करते हैं। लेकिन स्मिथ मशीन में क्या हो रहा है, एक तो उसका पाथवे फिक्स है। जब भी हम फ्री डेडलिफ्ट करते हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो कैसा न्यूट्रल पोस्चर रहता है, तो वो पूरा रेंज में नीचे जाते टाइम बॉडी ऐसे ऐसे अपने तरीके से एडजस्ट कर सकता है। जैसे पाथवे चेंज होएगा बॉडी अपने आप से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन स्मिथ मशीन में एक फिक्स लाइन होता है, क्योंकि वो मशीन जो है उसके अंदर फ्रेम में वो बार फंसा हुआ है, तो वो एक ही लाइन में जाएगा, ऐसा आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो पहला चीज़ तो ये कि मशीन बैलेंस कर रहा है, हमको बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है, जिससे कोर मसल को इंगेजमेंट नहीं हो रहा है। वैसा ही होता है जैसा स्क्वाट में डेडलिफ्ट आप नॉर्मल फ्री स्क्वाट करते हैं बारबेल के साथ, और स्मिथ मशीन पर स्क्वाट करते हैं, तो स्मिथ मशीन पे कोर इंगेज नहीं हो रहा, पाथवे लाइन में है। ओके, और फ्री स्क्वाट में क्या हो रहा है, अब बैलेंस खुद कर रहे हैं, कोर मसल भी इंगेज है और न्यूट्रल पोस्चर मिल रहा है आपको। सेम वैसा ही डेडलिफ्ट जो स्मिथ मशीन के साथ करते हैं और फ्री वेट के साथ में करते हैं, उसमें फ़र्क है। तो हमेशा फ्री वेट वाला अच्छा रहता है, स्मिथ मशीन वाला नहीं करेंगे। ओके, स्टिप लेग डेडलिफ्ट भी करते हैं कुछ लोग। स्टिप लेग का मतलब क्या होता है, जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो आपका घुटना लॉक रहेगा, हिप जॉइंट ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, मतलब हिप जॉइंट को ज़्यादा यूज करके हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और घुटने की जॉइंट को लॉक रखते हैं। तो इसको पीछे मेन रीजन क्या रहता है कि जो लोग स्टिप लेग डेडलिफ्ट करते हैं उनका ये मानना है कि अगर हम स्टिप लेग डेडलिफ्ट करते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल को डोमिनेंट कर सकते हैं, प्राइम मूवर बना सकते हैं। लेकिन ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ को लेके ऐसे उठ रहे हैं, जहाँ पर भी आपका हिप इस मोड से एक्सटेंड हो रहा है, हिप एक्सटेंशन का जो मेन काम है, जो प्राइम मूवर जो है वो है आपका ग्लूट्स। ग्लूट्स हिप को ऊपर उठाता है और हैमस्ट्रिंग नीचे से उसको सपोर्ट करता है, हैमस्ट्रिंग असिस्ट करेगा, ग्लूटियल ग्रुप जो है मेन काम करेगा। तो आप चाहे घुटना लॉक रख के डेडलिफ्ट मारे, घुटना फोल्ड करके डेडलिफ्ट मारे, स्टिप लेग डेडलिफ्ट मारे, नॉर्मल मारे, जो प्राइमरी जो टॉर्सो को ऊपर लाने का काम है वो ग्लूटिली करेगा। आप ग्लूट्स मसल को जंप करा के डायरेक्ट हैमस्ट्रिंग को तो चेंज, ऐसा मैकेनिज्म चेंज नहीं हो सकता बॉडी का, राइट। इसलिए कभी भी आप स्टिप लेग करें या कोई भी नॉर्मल करें, आपका हैमस्ट्रिंग ऊपर के जॉइंट में हमेशा असिस्ट करेगा, डोमिनेंटली काम नहीं करेगा, ग्लूट्स ही काम करेगा। इसलिए स्टिप लेग करने का कॉम्प्रोमाइज़ क्या होएगा, वेट कम जाएगा। जितना वेट हम नॉर्मल डेडलिफ्ट में मार सकते हैं उतना हम स्टिप में नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक जॉइंट को हटा दिया, अभी एक जॉइंट स्विच हो गया, सिर्फ पहले क्या मल्टी जॉइंट मूवमेंट हो रहा था। जब आप डेडलिफ्ट करें तो आपका एंकल जॉइंट, आपका घुटने का जॉइंट, हिप जॉइंट सब साथ में काम कर रहा। अब यहाँ पे क्या सिर्फ हिप जॉइंट को डोमिनेट किया, तो ये आइसोलेशन मूवमेंट हो गया। आइसोलेशन मूवमेंट में वेट उतना नहीं जाएगा जितना कंपाउंड मूवमेंट में जाएगा, राइट। तो ये इसके माइनस पॉइंट है, इसीलिए आपको स्टिप लेग डेडलिफ्ट नहीं करना है। ये एक ही कंडीशन में स्टिप लेग डेडलिफ्ट होएगा, वो है आपका नी इंजरी। किसी को घुटने का प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल इश्यू रहेगा, चाहे वो कोई रिसेंट इंजरी रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको ग्लूट्स को और हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है।
लेकिन हम घुटने के जॉइंट में पेन की वजह से नहीं कर पाते, तो इस सिचुएशन में हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट को चूज करते हैं ताकि घुटने को बिना यूज किए भी हम ग्लूट्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। तो ये कैसा रीहब जैसा हो गया। ओके, सेम ऐसा ही जैसा अब आपके एल्बो में इंजरी हो गया है, एल्बो को फोल्ड करके कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन एल्बो को लॉक करके बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे को चेस्ट को ट्रेन करना है तो मैं क्या करूंगा, ये फ्लाई वाला एक्सरसाइज करूंगा। अब फ्लाई वाले में मेरा एल्बो का काम नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये फिर भी चेस्ट काम कर रहा है, राइट। और अगर मेरे को बैक करना है तो मैं बैक में पुल करता हूँ तो एल्बो फोल्ड हो रहा है, लेकिन मेरा एल्बो में प्रॉब्लम है तो मैं बिना एल्बो को यूज किए सिर्फ ये, तो ये क्या करूँगा, स्ट्रेट आर्म करूँगा ये वाला। तो इसमें मेरा बिना एल्बो को यूज किए मैं बैक का कर रहा हूँ, बिना एल्बो को यूज किए मैं चेस्ट कर रहा हूँ। सेम वैसा ही बिना घुटने के जॉइंट को मैं यूज करके ग्लूट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। ओके, इस कंडीशन में आपको स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करना, अदरवाइज अपने लेग्स के शेड्यूल में स्टिफ लेग को नहीं रखना है, चाहे बैक का शेड्यूल है लेग्स का। आगे आ गया स्नैच ग्रिप। मतलब इसमें क्या होता है, स्नैच ग्रिप मतलब इतना वाइड ग्रिप पकड़ना है जैसा क्लीन एंड जर्क में होता है। तो ये स्नैच ग्रिप उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में है जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, तो उसमें क्या है, उनको प्रैक्टिस ही ऐसा कि ज़मीन से जब वो वेट उठा के ऊपर फेंकते तो उनको ऑलरेडी स्नैच ग्रिप वाला पकड़ना रहता है, ऐसा वाइड ग्रिप। लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल के नॉर्मल फिटनेस के लिए करें तो क्योंकि स्नैच ग्रिप में वेट उतना नहीं उठा पाते हैं, वाइड ग्रिप जितना रहेगा उतना ही वेट उतना नहीं जाएगा, ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं हो पाता उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर कंडीशन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, नॉर्मल के लिए नहीं करना है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है, राइट। एक होता है सूटकेस डेडलिफ्ट, मतलब बारबेल को साइड से पकड़ के लॉक करते हैं, ऐसा एक साइड में वेट रहेगा और एक ही साइड में बारबेल को सेंटर में पकड़ के करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, वेट जो है सेंटर में आ रहा है और आप सिर्फ स्क्वाट के जैसा अप डाउन कर रहे हैं। डेडलिफ्ट में क्या है, बॉडी आगे जाता है, इसमें नहीं जा रहा है, और एक ये साइड वेज, तो एक तरह से फैंसी वर्कआउट है, नहीं करना, इफेक्टिव नहीं है। ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते साइड से और डेडलिफ्ट वाला मूवमेंट भी नहीं हो रहा। फिर है रेगुलर पोज, एक ये रेगुलर डेडलिफ्ट है लेकिन पोज के साथ में, ये भी नहीं करना क्योंकि पोज करके रखने से आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइसोमेट्रिक मतलब मसल का लेंथनिंग चेंज नहीं होता, मसल शॉर्ट ऑन लेंथनिंग नहीं होगा, मसल के अंदर मूवमेंट नहीं होगा लेकिन सिर्फ होल्ड होएगा। तो जब आप आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें मसल का इतना ब्रेकडाउन नहीं होता जितना वो स्लाइडिंग में होता है, इसलिए आपको ये नहीं करना। सिंगल डेडलिफ्ट होता है, ये एक हाथ में एक पैर को हवा में रखेंगे और ये जैसे हम लोग पिस्टल स्क्वाट में क्या करते हैं, दोनों जॉइंट यूज करते हैं, घुटने का और हिप का। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हिप का जॉइंट यूज हो रहा, ऐसा ये वाला। तो इसमें वेट कॉम्प्रोमाइज होएगा, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन अपने लेग्स के हेवी वर्कआउट में एडवांस लेवल पे इसको ऐड नहीं करना है। ओके, सिंगल लेग को। फिर होगा डी लोडिंग, ये डी लोडिंग करना है लेकिन इसके साथ में करना है। ओके, और फिर बिहाइंड द बार, ये एकदम ढक्कन गिरी वाला वर्कआउट है, ये आपको करने की जरूरत नहीं कि बिहाइंड द बार मतलब बार को पीछे रख के कुछ लोग डेडलिफ्ट करते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये ऑकवर्ड पोजीशन है, दूसरा ये फंक्शनल नहीं है। ओके, और तीसरा इसमें ज़्यादा वेट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसा है। ओके, ये नहीं करना है। जेफरसन एक ये फैंसी वर्कआउट, ये भी नहीं करना है। वन केबल, ये भी नहीं करना है क्योंकि केबल पे वो वाला ये मूवमेंट करते हैं ना, केबल पैर के बीच में से केबल निकाल के, ये एक्सटेंशन जैसा, ये भी नहीं करना है। फिर आता है बैक एक्सटेंशन। तो जब आप डेडलिफ्ट का अच्छा ऑप्शन है एडवांस लेवल पर, तो आपको बैक एक्सटेंशन करना ही नहीं है। ओके, ये काट दीजिए एडवांस लेवल पे क्योंकि ये बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए होता है। फिर भी अगर समझो आप लेग्स का वर्कआउट करें, ये वाला सारा एक्सरसाइज करके स्क्वाट वगैरह स्टेप अप करके थक गए हैं, अभी इतना एनर्जी नहीं है, तो आप डेडलिफ्ट की जगह एक ये ले सकते हैं बैक एक्सटेंशन। तो बैक एक्सटेंशन में क्या डंबल के साथ दे रखा है और फ्लोर पे भी कर सकते हैं। तो ये बिगिनर का वर्कआउट है, ठीक है। मशीन भी आता है इसका, मशीन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये मशीन वाला चूज करेंगे हमेशा वेट के साथ में, और ये लास्ट ऑप्शन वैसे आपको चूज नहीं करना है। तो ये आपका मतलब ये वर्कआउट हो गया। अभी देखिए जितना भी हमने कितना टोटल 75 से ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, और अभी बहुत सारा तो मैंने ऐड ही नहीं किया, बहुत सारा फैंसी वर्कआउट है जिसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को मेन सेलेक्ट करना है। तो ये सारा वर्कआउट जो भी अपने किया 75 एक्सरसाइज, ये 75 एक्सरसाइज में से टोटल जो अपने हैं 10 से 11 एक्सरसाइज निकाल के इफेक्टिव वाला
और अपना लेग्स का प्रॉपर वर्कआउट प्लान करना है एडवांस लेवल के लिए। तो ये मैंने चार्ट बनाया है, आप देखिए एक्सरसाइज चार्ट लेग्स के लिए। लेग्स डे पे जो आपका एक्सरसाइज रहेगा वो 75 एक्सरसाइज में से ये सिर्फ 11 एक्सरसाइज। आप सोचिए कुछ लोग 1-1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं, लेकिन अगर उनको ये मालूम नहीं रहेगा कि कौन सा एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है तो उनका इतना एफर्ट डालने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि 75 एक्सरसाइज में से कभी क्या लिया लेकिन रिजल्ट वैसा पॉजिटिव नहीं आता। तो उसका रीजन ये है, आपको ये समझना जरूरी कि कौन सी एक्सरसाइज जो एक्चुअल में इफेक्टिव है, जो आपको 80-90% रिटर्न दे रहा है एनर्जी का। ओके, अब चलिए अभी ये देखते हैं। पहला एक्सरसाइज है बैक स्क्वाट। तो हमने वो जितने भी स्क्वाट है उसमें से कौन सा चूज किया, एक तो अपन ने बैक स्क्वाट चूज कर लिया, राइट। और फिर है फ्रंट स्क्वाट। तो ये स्पोर्ट स्पेसिफिक, इसके 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो इसमें नहीं, इसलिए ये ऐड किया है। फिर उसके बाद हम पिस्टल स्क्वाट, क्योंकि ये ग्लूटियल ग्रुप के टोटल सारे मसल्स को इंगेज कराता है। इन दोनों में ग्लूट्स जो है उसका मैक्सिमम एक मसल काम करता है और बाकी 2 स्टेबल करने वाले मसल जो हैं वो पिस्टल स्क्वाट में आएंगे, राइट। फिर इसके बाद में डेडलिफ्ट लेंगे। ओके, तो ये डेडलिफ्ट भी इसका पार्ट है। तो अभी क्या करेंगे, जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक बार आपने स्क्वाट से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, डेडलिफ्ट से। ओके, ये ध्यान रखना। और जितना ये स्क्वाट और डेडलिफ्ट इंपॉर्टेंट है उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेग कर्ल। इतने तरीके से आप क्वाड्रिसेप यानी फ्रंट थाई को, ऊपर वाली थाई को और ग्लूट्स को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन पीछे वाली थाई का भी साइज इतना ही बड़ा है, लेकिन उसका एक्सरसाइज सिर्फ एक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसलिए आपको क्या करना, ये इसकी कंपैरिजन में इतने ही लेवल का आपने एक्सरसाइज इधर करना है, राइट। तो क्या करेंगे, लेग कर्ल की ज़्यादा सेट मारेंगे। तो ये सारा हो गया आगे वाली थाई का और ये हो गया पीछे वाली थाई का। तो इसीलिए आपको इनको भी अल्टरनेट घुमाना है, ये ध्यान में रखिए। समझो अगर आप आज एक बार पहला जो आपका लेग्स था, महीने में पहली बार आप लेग्स कर रहे हैं फर्स्ट वाला, उसमें आपने स्क्वाट को डोमिनेट किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप लेग कर्ल से स्टार्ट करेंगे तो लेग कर्ल यानी पिछला वाला थाई डोमिनेंट हो जाएगा। तो इनका ट्रेनिंग ऐसे अदल बदल के करेंगे, हर एक बार करके, एक बार ये, महीने में 2 बार ये डोमिनेंट रहेगा, महीने में 2 बार ये डोमिनेंट रहेगा, अल्टरनेटिव। तो इससे क्या होगा, आपका लोअर थाई और आगे वाला थाई दोनों का बराबर डेवलपमेंट होगा, एकदम ऐसा बास्केटबॉल जैसा शेप होएगा। अदरवाइज पीछे से फ्लैट हो जाएगा और आगे से इतना ऊपर जाएगा। आपने देखा रहेगा जिम में बहुत सारे लोगों का ये आगे वाला लेग्स इतना डेवलप्ड दिखता है और पीछे एकदम फ्लैट दिखता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको एक सिमेट्रिकल डेवलपमेंट के लिए आपको ये अल्टरनेट घुमाना है। और जब ये करेंगे फर्स्ट, तब भी इसमें ये अल्टरनेट घुमाना, एक बार स्क्वाट, एक बार डेडलिफ्ट, एक बार स्क्वाट, एक बार डेडलिफ्ट। ओके, तो ये अल्टरनेट और इसके अंदर ये अल्टरनेट, इतना समझ गए आप। तो ऐसा आपको ये करना है। ओके, फिर डेडलिफ्ट के बाद में आता है स्टेप अप। स्टेप अप ये वाला 180 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला नहीं। एक तो रहता है बॉक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, एक होता है बॉक्स इतना हाइट पर रहेगा, उसके ऊपर चढ़ के फिर एक पैर परमानेंट हवा में रहेगा पूरा सेट करने तक। ओके, तो ये वाला आपको करना, ये सबसे इफेक्टिव है। फिर ये इजी हो जाएगा तो इस पर आप वेट लेके भी कर सकते हैं। स्टेप अप का अलग से वीडियो बनाया, आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 180 डिग्री वाला स्टेप अप कैसा होता है। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद में काफ आता है। काफ में स्टैंडिंग काफ करेंगे, फिर सीटेड काफ करेंगे, क्योंकि दोनों अलग मसल को टारगेट करता है। इसके बाद में आता है हिप एडक्शन और एबडक्शन। ये एडक्शन एबडक्शन वाला मशीन जो होता है ना, एबडक्टर मशीन, कुछ जिम में मशीन वो दोनों होता है भाई, मतलब इसमें एक ही मशीन में आप पहले एडक्शन करेंगे फिर उसको स्विच करेंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। और किसी मशीन में सेपरेट आता है, एडक्शन का अलग मशीन आएगा, एबडक्शन का अलग आएगा। ये करने के बाद में टो रेज का आप चाहें तो, डिपेंड्स आपके पास टाइम कितना है, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टो रेज का एक एक्सरसाइज करेंगे, इसमें टो फ्रंट फुट को ऐसा ऐसा मूवमेंट देना रहता है बैठ के। ओके, अब ये इसके बाद में आता है लेग कर्ल। लेग कर्ल को सबसे लास्ट में लेना है, आपको पहले करेंगे और लेग कर्ल को। ये मैंने अभी भी इससे पहले समझाया था कि क्यों है, इसका मैकेनिज्म कैसा है। काफ लेग कर्ल को सपोर्ट करता है हैमस्ट्रिंग को, लेकिन हैमस्ट्रिंग बड़ा मसला है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर काफ सपोर्ट करेगा तो वो थक जाएगा, फिर इसका खुद का परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा इसके लिए, तो ये वीक हो जाएगा। ठीक है, हैमस्ट्रिंग बड़ा मसला है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका काम खुद करे और काफ इसको सपोर्ट नहीं करें, इसके लिए पहले काफ का ट्रेनिंग करके, ओके, पहले काफ का ट्रेनिंग करके उसको थका देंगे ताकि हैमस्ट्रिंग खुद का वर्कआउट करेगा। इसलिए आपको काफ पहले लेना है, लास्ट में, सबसे लास्ट में लेग कर्ल लेना। बहुत सारे लोग सब लास्ट में काफ लेते हैं, पहले हैमस्ट्रिंग करते हैं, पहले वो स्क्वाट वगैरह सब करके हैमस्ट्रिंग करके फिर लास्ट में काफ करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ओके, तो इसमें से ये एडक्शन वाला और एबडक्शन वाला और टो रेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
3 एक्सरसाइज ध्यान में रखें। ये जो ब्लू में दे रखा ना, ब्लू वाला एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास टाइम लिमिट ज़्यादा है तो ये ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करने की जरूरत है। आपका मेन फोकस होना चाहिए लेग कर्ल पे और स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स और ये स्टेप अप पे। ओके, लंजेज ऐड नहीं किया क्योंकि स्टेप अप ज़्यादा बेस्ट है। तो अब ये देखिए हो गया। अब इसमें सेट का देखिए आप कितना कितना सेट है। ये 4 एक्सरसाइज सेम मसल को टारगेट कर रहा है, इसलिए इसमें है ना कमी लिया है, 3 सेट लिया है यहाँ पे। स्टेप अप में 2 सेट लिया, स्टैंडिंग काप और सीटेड काप में 2 ज़्यादा लिया, 5 सेट लिया है, क्योंकि काप मसल का और ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जिसका कम वेरिएशन होता है उसको सेट आपको ज़्यादा करना है। फिर एडक्शन, एबडक्शन और टो रेज का मैंने इसमें 2 सेट डाला है और एक टो रेज का 3 सेट डाला, क्योंकि इसका एक सिंगल वेरिएशन है। लेग कर्ल का मैंने 6 सेट डाला है, लेकिन ये 10 सेट तक का आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, क्योंकि लेग कर्ल सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसका और वेरिएशंस नहीं है, कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इतना, इसलिए आपको लेग कर्ल में ज़्यादा लेना है। अब एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना कि ये जो सेट लिए हैं ये हम मेन सेट की बात कर रहे हैं। वार्म अप सेट या जो प्रेप सेट होता है प्रिपरेशन के लिए, CNS प्रिपरेशन के लिए, वो काउंट नहीं है। तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, पहला मसल ग्रुप जब स्टार्ट हो रहा तो उसके वार्म अप के लिए, उसका आपका ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर हो, उसके लिए पहले वार्म अप सेट होता है, फिर प्रिपरेशन सेट होता है, फिर मेन सेट होता है। तो जब आप एक मसल ग्रुप को यूज कर, समझो अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ, आज मेरा चेस्ट का डे है, तो मैं जो पहला सेट मारूंगा डिक्लाइन या फ्लैट कुछ भी, तो उसमें मेरे को पहले वार्म अप सेट लेना है। ओके, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन वाला सेट लेना और फिर बाद में मेन सेट आएगा। तो ये जो काउंटिंग दिया है हर एक चार्ट में, अपना पूरा जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें, ये सिर्फ मेन सेट की बात करें, ये मेन सेट रहेगा। मेन सेट मतलब लास्ट का 3 सेट जहां आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट करें, और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम रहता है। अगर आप समझो 100 किलो से पहला मेन सेट मारे हैं तो अगला हार्डली 105 110 जाएगा, फिर 112 जाएगा, 115 ऐसा। तो मेन सेट में 19-20 का डिफरेंस रहता है। वो मतलब एक तरह से ये समझ लो कि आपका फाइटिंग वाला सेट रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होता है। एक्चुअल में मसल उसी में ग्रोथ होता है। ये प्रिपरेशन और वार्म अप सेट तो बॉडी को उस लेवल पे लाने के लिए, बॉडी को तैयार, ब्रेन और आपके मसल्स को तैयार करने के लिए, उस सिचुएशन के लिए वार्म अप सेट होता है और प्रिपरेशन सेट होता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये आप देखिए कि समझो अगर आप 100 किलो से, मैं अगर 100 किलो से लेग्स मार रहा हूँ, ठीक है, मेरा मैक्सिमम जो है कैपेसिटी वो 100 किलो का है, तो आप उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। पहले आप बॉडी वेट के साथ वार्म अप किया, फिर एक बारबेल के साथ वार्म अप किया। ओके, तो ये हो गया आपका वार्म अप सेट। अब प्रिपरेशन सेट में क्या करेंगे, आप पहले 20 किलो ऐड करेंगे, एक साइड 10 एक साइड 10, 20 किलो हो गया। तो ऐसा 5 में डिवाइड करिए, टोटल मैक्सिमम वेट को 5 में डिवाइड करेंगे तो 20 40 60 80 और 100 पे आपका पहला मेन सेट आएगा, राइट, क्योंकि आप 100 पे फाइट करने वाले, वहाँ जाके अटकने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बॉडी वेट के साथ स्क्वाट मारूंगा 10-15 रिपीटेशन। प्रिपरेशन सेट और वार्म अप सेट में बहुत ज़्यादा आपको रिपीटेशन मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ थका दिया तो फिर मेन सेट में आपका वेट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपका एनर्जी ड्रेन होता जा रहा है। तो आपको हर जगह से एनर्जी बचाना है, अननेसेसरी वेट को जिम में इधर उधर ले जाना नहीं है। जहाँ वेट है उसके पास में ही वर्कआउट करना है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, लेकिन ओके आजू बाजू देखना है, इधर उधर वेट पड़ा तो नहीं, अपना एरिया क्लियर रखना, जहाँ पे भी आप परफॉर्म करें एरिया पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर पेट डंबल इधर उधर प्लेट वगैरह पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे करके आपको एनर्जी बचा के रखना है जितना पॉसिबल है। पार्टनर है या कोई असिस्टेंट है तो उससे आप ज़्यादा काम करवाएं ताकि आपका एनर्जी बचा रहे। तो मेन सेट और प्रिपरेशन सेट, उस प्रिपरेशन सेट और वार्म अप सेट में ज़्यादा आपको रिपीटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप एडवांस लेवल पे हैं, 100 किलो का वेट उठा रहे हैं, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे वार्म अप और प्रेप सेट के। तो पहले समझिए अगर मैंने बॉडी वेट के साथ में 10 रिपीटेशन मार लिया, अब उसके बाद मैं खाली बारबेल लूँगा, 10 रिपीटेशन मार लिया, अब मेरा वार्म अप हो गया। अब मैं प्रिपरेशन प्रोप्रियोसेप्शन के लिए जो सेट होता है, पहले मैं 10-10 ऐड करूँगा तो 20 किलो हो गया, तो 20 किलो से मैं 4-5 रिपीटेशन मारता हूँ, फिर मैं 40 किलो से 4-5 रिपीटेशन मारता हूँ, फिर मैं 60 किलो से 4-5 रिपीटेशन मारूंगा, फिर 80 किलो से मैं 4-5 रिपीटेशन मारूंगा। तो ये मेरा प्रिपरेशन सेट हो गया। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ मेन सेट मारने के लिए। अगर आप डायरेक्ट जंप करेंगे मेन सेट पे तो इंजरी हो सकता है, बॉडी प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। और अच्छा वेट जा सकता था लेकिन गया नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। इसलिए आप कभी भी देखो डायरेक्ट जंप करके हेवी वेट मारते हैं उसमें और आहिस्ते आहिस्ते प्रेप करने में, फिर मेन सेट परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमेशा ऐसा करिए ताकि कम से कम इंजरी के चांसेस रहेंगे। ओके,
तो जब भी आप मेन सेट करें, अभी समझो मेरा 100 किलो मैक्सिमम, तो मैं 100 से पहला सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा टारगेट है 10 रिपीटिशन, तो मैं 100 किलो के साथ 10 रिपीटिशन मार रहा हूँ, तो मेरा 10वां रिपीटिशन है वो डिसाइड करेगा कि मैं आगे कितना वेट बढ़ाऊँ। अगर मैं समझो 10 रिपीटिशन मार रहा हूँ और अब मेरे को लगता है कि मैं 2 रिपीटिशन और मार सकता हूँ, तो मेरे को 2 रिपीटिशन मारना नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट है 10 रिपीटिशन वाला वर्कआउट का। तो मैं क्या करूँगा, वो 2 रिपीटिशन वाला जो इंटेंसिटी है वो मैं वेट के थ्रू बढ़ाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, उसमें 5 किलो वेट डाल देता हूँ समझो, तो 105 किलो हो गया। अब मैं 105 किलो के साथ 10 रिपीटिशन मारता हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो वो 12 जा सकता था, अब ये 10 में भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो अगर मैं 9 रिपीटिशन के बाद में एकदम अटक गया, अब 10वां नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो तीसरा मेन सेट है वो मेरा सेम वेट के साथ रहेगा। अब मैं वेट नहीं बढ़ा सकता, गुंजाइश नहीं है वेट बढ़ाने की। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सेम वेट से 10 रिपीटिशन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा 3 मेन सेट हो गया। ऐसे आपको करना है। अगर समझो मैं 5 बढ़ाने के बाद भी 10 रिपीटिशन मार पाया, समझो 10वें में मैंने स्ट्रगल करके उठा लिया, अब मैं 2-3 किलो वेट और डालूंगा उसमें, फिर मैं तीसरा सेट मारूंगा। ऐसे करके आपको प्रोग्रेस करना। तो ये मेन सेट। तो हम जो ये बात करें मेन सेट की है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने स्क्वाट में क्या किया, मैंने वार्म अप किया, प्रिपरेशन सेट किया, राइट। लेकिन अब आगे ये जितने भी एक्सरसाइज हैं इसमें सेम मसल काम कर रहा है, सेम जब भी सेम मसल ग्रुप काम करता है। और पहला सेट में आपने वार्म अप और प्रिपरेशन सेट कर लिया, अब उसके बाद आगे वाले वेरिएशन में आपको फिर से वार्म अप और प्रिपरेशन सेट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, आप नेक्स्ट वेरिएशन लेंगे कोई भी, तो उसमें आपका जो मैक्सिमम है उसका आपको 3 सेट लेना है। ओके, जितने भी मेन सेट है वही आप उसमें ऐड करेंगे। प्रिपरेशन सेट और वार्म अप सेट अगले वेरिएशन में नहीं लेंगे जब तक कि आपका मसल ग्रुप चेंज हो रहा है। अभी समझो आप जितना भी कर रहे हैं इसमें आपका क्वाड्रिसेप्स आगे वाला थाई काम कर रहा है, ग्लूट्स काम कर रहा है, हैमस्ट्रिंग असिस्ट कर रहा है, लेकिन काफ का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब भी आप काफ के ऊपर स्विच करेंगे तब आपको फिर से वार्म अप सेट, प्रिपरेशन सेट, देन मेन सेट, फिर उसका जितना भी वेरिएशन होगा उसमें आपको और नहीं करना। इस तरह से आप वर्कआउट में प्रोग्रेस करेंगे। और कैसा वार्म अप रहेगा, कैसा कूल डाउन रहेगा, ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको बतानी थी। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया कि ये जो चार्ट है ये स्पेशल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं ये नॉर्मल लोगों के लिए है। किसी का भी देखो, स्पेशल पॉपुलेशन मतलब होता है कोई प्रेग्नेंट लेडी है, छोटा बच्चा है, बहुत कम एज का है, या फिर सीनियर सिटीजन है, या कोई इंजरी वाले पर्सन है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं हार्ट से रिलेटेड उनका, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो आते हैं स्पेशल पॉपुलेशन में। तो ये स्पेशल पॉपुलेशन के नहीं है, उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में किसी कोच के अंडर में ही ट्रेनिंग लेना चाहिए, उनका डॉक्टर का एडवाइस। आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सर्टिफिकेशन के बाद ही आप ये स्टार्ट करिए, लेकिन स्पेशली ये उनके लिए कि ये सेम फॉलो नहीं करेंगे। ओके गाइस, जितना सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये अपना आज का लेग्स का कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट इसका जो चैप्टर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो गया अपना लेक्चर, तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, सारा मिक्स हो जाएगा। तो हमारा जो चार्ट चल रहा था, जैसे वार्म अप जो हम ये अपना जो लिस्ट है जैसे बिगिनर के लिए, तो हमने बिगिनर का एक ही लेक्चर में ख़त्म किया है। ओके, फिर इंटरमीडिएट का भी एक ही लेक्चर में ख़त्म किया कि आपका एक वीक में कितना। तो वर्कआउट का जो चार्ट है बिगिनर का हमने एक ही क्लास में बनाया, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट का भी एक ही क्लास में बनाया, लेकिन अभी एडवांस लेवल पर बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है और डिटेल में थोड़ा समझाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसिटी वाला वर्कआउट है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ओके, इसलिए अभी इसमें क्या करेंगे, हम एक एक दिन का अलग अलग बनाएंगे जितना कवर हो पाएगा। तो समझो आज हमने एडवांस लेवल पे लेग्स का कवर किया है। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, कार्डियो और बैक बाइसेप ले लेंगे, क्योंकि कार्डियो में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कार्डियो और बैक का कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम एब्स और चेस्ट का कवर कर लेंगे, या फिर कोई एक ले लेंगे। ऐसा करके 3-4 पार्ट में एडवांस लेवल का कवर हो पाएगा। ओके गाइज, तो अगले चैप्टर के लिए आप रेडी रहिए। वो कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना वर्कआउट प्लान कस्टमाइज कर पाएंगे, क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको समझेगा नहीं कि आगे आने वाले पुलिंग और पुशिंग मसल ग्रुप में कैसे एक्सरसाइज सेलेक्ट करना। ओके गाइस, तो सिट टाइट, और फिर आगे वाला देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, कितना खींच पाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।